हेलो 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 हेलो, क्या हाल है बच्चे? क्या हाल है? क्या हाल है? पढ़ाई अच्छा कर रहे हो ना? आ, खूब पढ़ो, खूब लिखो। लिखने का प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक साथ करो, पूरे चैप्टर को एक साथ करने का प्रयास करो। एक बार बैठो तो एक चैप्टर पूरा कर लो, है ना? इसी को लेकर के, इसी इसी तरह का चीज को लेकर के मैं तुम लोग के पास आज का क्लास में आया हूं कि जब मैं बैठूं तो पूरा चैप्टर कर लूं। मतलब वन शॉट, मतलब वन शॉट। तो बेटा अभी मैं ना आप लोग के लिए जो मैं तो अभी प्रीवियस क्लास आपको वन शॉट दे रहा हूं। मैं लगातार वन शॉट का एक सीक्वेंस ही आपको देते जा रहा हूं। उसी में बेटा मैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का भी वन शॉट लेकर के आप लोग के पास आया है। क्लासेस तो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि वन शॉट का मतलब ही होता है कि फुल चैप्टर ऐसे आसानी से नहीं हो जाती है। इसमें टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन बच्चे यश, इतना ही अगर आप करके जाते हो तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में आप बहुत खुश होकर के आओगे। तो बच्चे ये पूरे चैप्टर का जो सारे क्वेश्चंस को जरूर करना। और अब मैं इस क्वेश्चन को आगे लेकर के चल रहा हूं। मैंने बाद में डाला है इसलिए जो जो लिस्ट मैं पहले ग्रुप पे प्रोवाइड कर चुका था उस लिस्ट में एक क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं सभी बच्चों को कहूंगा कि उसमें आप इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दोबारे रिपीट होने के लायक है, BSL बायो सावर्त लॉ। तो बेटा ए मैं 11 क्वेश्चन का स्लॉट आप लोग को चैप्टर नंबर 4 से मैं दिया हूं, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, और बारी बारी से मैं पूरा 11 का 11 क्वेश्चन में आपको खत्म करके चैप्टर खत्म करूंगा। और मैं जहां तक मैं 99% हूं कंफर्म, 99%। अब बैड लक अगर रहेगा तो वही 1%, अगर 100% बन जाए तो मैं नहीं जानता हूं, बट 99% मैं लगभग कंफर्म हूं कि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो 11 के भीतर से ही आना चाहिए। तो ये 11 क्वेश्चन मैं बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आज 1 और 2 लेकर के चल रहा हूं, अगर मैं बात करूं तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेकर के चल रहा हूं। ये दोनों मैं आज लेकर के चल रहा हूं। इसी प्रकार से मैं 3 और 4 लेकर चलूंगा। तो लगभग 5 क्लास में ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपका एकदम से निकल जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है 5 क्लास में। तो बेटा क्या है ना कि छठ के पहले पहले हम लोग पूरा मैग्नेट खत्म कर लेंगे, ये चैप्टर भी, 5 नंबर वाला चैप्टर भी। और आपका मैं बता रहा हूं हो सकता है कि हम लोग इंडक्शन भी खत्म कर लें। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा लेट हो गया है, आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, जो इतने लोग चिल्ला रहे थे। कुछ बकवास लोग होते हैं जो क्या होता है, बॉर्डर पार करके भी मैसेज कर देते हैं। जहां तक उनका मैसेज करने का एक बॉर्डर है ना, हर स्टूडेंट का अपना एक बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर को पार करके वो मैसेज कर देते हैं। उनको लगता है कि मैं तो मैसेज कर रहा हूं, मेरे को क्या कर लेंगे। नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका जो अपना जो एक इमेज होता है वो लॉस होता है, क्योंकि टीचर की अपनी एक वेटेज होती है और उनसे मेरे को बात करना है। तो मैं हमेशा अपने एक सही शब्दों के साथ ही करूं तो मेरा अपना एक वजूद बना हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं यहां पर आपको लेकर के चलूं बेटा। तो सबसे पहले हम आते हैं बायो सावर्त लॉ। बायो सावर्त लॉ क्या इन्होंने कहा बायो सावर्त ने? तो बायो सावर्त ने कहा कि बाय द वे, क्या पहले मैं रीडिंग डाल दूं कि व्हेन करंट इज अलाउड टू पास थ्रू ए कंडक्टर, अगर बाय द वे हम एक कंडक्टर ले लें, उस कंडक्टर से अगर हम करंट को पास करने का अलाउ करें, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एकदम आराम से पढ़ाएंगे बेटा, थोड़ा सा समय लेकर के पढ़िएगा, एकदम हड़बड़ा करके नहीं पढ़िएगा। प्रयास कीजिएगा कि अभी का चीज अभी ही खत्म हो जाए तो बेटर है। उन्होंने कहा कि बाय द वे आप एक कंडक्टर लेते हो और उस कंडक्टर से अगर आप करंट को फ्लो कराते हो तो अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। आज तक हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए थे कि अगर किसी कंडक्टर से हम करंट को फ्लो कराते हैं तो अराउंड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। लेकिन बायो सावर्त ने, ऐसे बायो सावर्त ने इसके पहले ऑस्टेड नहीं बता दिया था लेकिन हम चूंकि बायो सावर्त पढ़ा रहे हैं तो हम यहीं पर मैं चर्चा करूंगा कि बीएसएल ने बताया कि भाई अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनता है बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से। इसके चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे पार हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब आगे बात करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द थंब्स रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बन रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मेजरमेंट होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को जो मापा जाएगा वो मापा जाएगा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ रहता बेटा, अगर आता तो मैं राइट हैंड थंब्स रूल करके एक अलग से क्वेश्चन आपको पढ़ाता। लेकिन सॉरी बेटा, उन सभी क्वेश्चंस में अभी टाइम वेस्ट करने का जरूरत है नहीं। अभी मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस पर यहां पर
विचार करूंगा जो क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जामिनेशन में आ रहा है। मैं अब यहां जो आपको अपने चैनल्स पर पढ़ाने जा रहा हूं, ये केवल मैं उन क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा जिससे आपका नंबर आने वाला है। खैर, तत्काल आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहीं अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि बायो सावर्त लॉ को, BSL को कौन से नियम से मापा जाता है, इसका मेजरमेंट, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट के लिए कौन से नियम को यूज किया जाता है, तो आप बिल्कुल कहिएगा राइट हैंड थंब्स रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, इस नियम से इसका मेजरमेंट होता है। तो बच्चे, क्या मैं समझूं कि यहां तक आप लोग को डिफिनेशन क्लियर हो गया है BSL ने? एक बार मैं अगर जल्दी से बोल दूं तो बायो सावर्त ने कहा कि व्हेन सम करेंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ए कंडक्टर, अगर कुछ धारा को, विद्युत धारा को अगर किसी चालक से प्रवाहित किया जाए, देन अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस, तो उस कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। एंड द मेजरमेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी मेजर्ड बाय राइट हैंड थंब्स रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। और ये जो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मेजरमेंट होता है, माप होता है, वो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम या दाएं हाथ के स्क्रू के नियम से मापा जाता है। बेटा, मैं उम्मीद करूं कि यहां तक समझ में आ गया है। दिव्या, यस सर, बहुत अच्छे, ठीक है, गुड, फर्स्ट क्लास। रिस्पॉन्ड करते चलिएगा ताकि मेरे को पता चले, और कोई दिक्कत होगा तो भी पूछिएगा। अब मैंने यहां पर इसको मैथमेटिकल प्रारूप देने के लिए बायो सावर्त ने कहा कि सबसे पहले आप एक कंडक्टर ले लो, तो मैंने कंडक्टर ले लिया। चलो, मैंने एक कंडक्टर ले लिया। अब एक कंडक्टर से मैं करंट फ्लो करा रहा हूं, आई, मैंने एक कंडक्टर ले लिया। बाय द वे, इस कंडक्टर का नाम मैं XY दे दूं और इससे मैं करंट फ्लो कर, XY कंडक्टर लिया, मैंने करंट फ्लो कराया, आई। बाय द वे, इस कंडक्टर का पूरा लेंथ L होगा, लेकिन इतने बड़े कंडक्टर में, इतने पूरे के पूरे बड़े कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड एक साथ मेजर नहीं किया जाता है। जैसे आप खुद सोचो कि आपके घर में जो चार्जेज आ रही है, जो करंट आ रही है, वो करंट तो पावर हाउस से यहां पर आ रही है। अब पावर हाउस कितना दूर होगा, वहां से तार बिछ करके आपके घर तक आए, तो इतना बड़ा लेंथ का आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो ये तो बड़ा मुश्किल सा बात हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि भाई वैसे मत करो, आप एक छोटा सा एलिमेंट कहीं कंसीडर कर लो और उस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो मैंने इस वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट AB कंसीडर कर रहा हूं कि यहां पर AB कोई एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का मैंने क्या बोला, मैंने वायर लिया, मैं करंट फ्लो कर रहा हूं I, पूरा का पूरा लेंथ इसका L हो सकता है, मैं यहां पूरा इसका लेंथ नहीं ले रहा हूं, मैंने इससे एक छोटा सा एलिमेंट AB काटा और इसका एलिमेंट का लंबाई DL है। अब यहां से R दूरी पर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया P, यहां का मैग्नेटिक फील्ड dB है। अब इसी dB का मान हमको निकालना है। R डिस्टेंस पर मैंने ये पॉइंट कंसीडर किया था, वो डिस्टेंस यहां पर लिखा हुआ है। तो बायो सावर्त ने कहा कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। सबसे पहला बात, यहां तीन बात मैं बताऊंगा, ये तीनों बात एकदम से, मतलब मैं कहता हूं ना कि एकदम अंदर अभी कर लेना। क्या मैंने अभी तक बताया? मैंने कहा कि आपको एक वायर लेना है, वायर से करंट को फ्लो कराना है, उस वायर में एक छोटा सा एलिमेंट काटना है। अब उस एलिमेंट से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट कंसीडर करना है, जहां पर का मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। मैंने उस वायर से R दूरी पर मैंने कोई पॉइंट P कंसीडर किया, जहां का मैग्नेटिक फील्ड dB है। इसी dB का मान हम लोग निकालने जा रहे हैं, और इसको निकालने के लिए बायो सावर्त ने कहा कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट। आपने जितना विद्युत धारा प्रवाहित कराया, उस विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होगा कौन? dB। dB क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र है। दैट मींस दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऑल्सो दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, एंड दिस dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। अब यहां पर थोड़े से रुकिए। अब देखिए, बहुत सारा बुक्स क्या करेगा कि ये दोनों को अलग अलग पॉइंट नहीं बना करके इसको आप चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं, DL sin थीटा, क्योंकि DL कोई अलग नहीं है और sin थीटा कोई अलग नहीं है। वास्तव में DL एलिमेंट है, और जो एलिमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उस हर वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। अगर DL वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, DL sin थीटा और DL cos थीटा। यहां DL sin थीटा वर्किंग है, इसलिए मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL sin थीटा। मैंने क्या बोला? मैं सीधा लिख सकता हूं
कि दिस डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल साइन थीटा। लेकिन चलिए मैंने थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को मैंने सोचा कि 4 पॉइंट में बना देता हूं, तो उसके लिए मैंने डीएल को अलग से ले लिया और साइन थीटा को अलग से ले लिया। और यस, दिस डीबी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सो डीबी प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/r²। क्या बेटा, कौन कौन 4 पॉइंट हुआ? तो पहला आई, दूसरा डीएल, तीसरा साइन थीटा और चौथा 1/r²। अगर इन सभी के सभी को अगर मैच कर लिया जाए, एक साथ मैच कर लिया जाए, तो दिस डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई r²। होगा ना बेटा? ए क्या हुआ, आई का प्रोपोर्शनल था, डीएल साइन थीटा का प्रोपोर्शनल था और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। और आप जानते हो ना, जितने भी प्रोपोर्शनल होते हैं वो सारे के सारे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में ब्रेक होते हैं, सारे के सारे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में ब्रेक होते हैं। तो यहां भी के कांस्टेंट में ब्रेक होगा और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक चीज बहुत पहले जब हम आपको इलेक्ट्रो पढ़ा रहे थे, वहां पर भी आपको मैंने बताया था कि हर प्रोपोर्शनल का एक नाम तो श्योर होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपातिकता का अनुपात, समानुपातिकता का स्थिरांक, एक नाम तो हर कोई का होता है। जैसे जितने अभी हमारे लड़के क्लास कर रहे होंगे उनका एक नेम तो श्योर है कि वो ऑल आर मेल, जितनी हमारी बेटियां क्लास कर रही होंगी उन सब का एक नाम तो श्योर है कि वो यू ऑल आर फीमेल, एक नाम तो श्योर है मेल और फीमेल। उसी प्रकार से हर कांस्टेंट का एक नाम तो श्योर होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपातिकता का अनुपात, ये तो हर कांस्टेंट का नाम होता ही होता है। और इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द करेंट एलिमेंट। कहां पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कहां पर चल रहा है, एलिमेंट कहां पर रखा हुआ है, इस मीडिया पर इस के को डिपेंड माना जाता है, इस पर निर्भर करता है। और वास्तव में ये जो के होता है ना, इस के का मान फ्री स्पेस में के का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। मतलब अगर इस के का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई उठा करके यहां पर पुट कर दिया जाए तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई r²। यहां पर म्यू नॉट किसको कहते हैं? तो म्यू नॉट हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी को हिंदी में कहते हैं चुंबकशीलता। क्या होता है परमिएबिलिटी? ऐसे आपको बहुत ज्यादा जानने का जरूरत अभी नहीं है क्योंकि आपका केवल लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि उस मीडिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड, अगर बाय द वे मैं वहां पर चार्जेस को मैं अगर वहां पर ले जाऊं तो उस चार्जेस के बीच में जो लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फोर्स है, कितना वहां पर डेवलप हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। और हिंदी में इसी को हम बोलते हैं चुंबकशीलता। किसी माध्यम में अगर हम दो चार्जेस को ले जाते हैं तो उन चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एपियर हो सकता है, कितना परमिशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। और ये परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया म्यू नॉट अगर पूरे के पूरे वैल्यू को। अब तो आपका आंसर तो यही हो गया कि डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई r²। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि नहीं भाई पूरा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बेटा आपको r से ऊपर नीचे गुना भाग कर देना चाहिए। ये जो इक्वेशन निकला, एक जो आपका इक्वेशन निकला डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई r², इसको आप r से ऊपर नीचे गुना भाग कर दीजिए, क्योंकि आप इस r साइन थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं बताइए? इस r साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और डीएल वेक्टर क्रॉस r साइन थीटा के बदले आप क्या लिख सकते हैं? r वेक्टर लिख सकते हैं। और r² और r² मिलकर क्या हो जाएगा? r³ हो जाएगा। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हुआ। अब बच्चे बता दीजिए, ये क्वेश्चन तो यहां पर आकर के आपका कंप्लीट हो गया। हमको आप थोड़े से रेस्पॉन्ड कीजिए कि क्या ये पूरा का पूरा समझ में आया बेटा? बच्चे एक बार हमको बता दीजिए कि अभी तक मैंने जो इतना क्लास आप लोग को दिया, क्या आपको पूरा ये बात समझ में आ गया? क्योंकि इसके बाद हम एक बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन चलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। लेकिन आप मेरे को एक बार रेस्पॉन्ड कर दीजिए बेटा, थम्स कर दीजिए, कम से कम समझ में आया बेटा? यस सर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छा, गुड। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास।
बहुत अच्छे, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेटा एक क्वेश्चन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जैक बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन इस बार हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तो कहूंगा कि इसमें अगर हमको घंटों का समय लगे तो मुझे समय देना चाहिए और एक क्वेश्चन एनी हाउ हम लोग को करना चाहिए, एकदम से कंठस्थ कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। एज ए टीचर मैं कहूंगा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स बनकर के इस बार आ रहा है। तो बच्चे अब देखिए, एग्जामिनेशन से इतना पहले मैं आप लोग को अलर्ट कर रहा हूं, मैं अच्छा से आज बताऊंगा भी, और अगर इसके बाद भी अगर कोई बच्चे अगर इसको छोड़ करके आएंगे तो उसमें टीचर की क्या गलती है। तो चलिए हम लोग आते हैं, इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल। मतलब अभी जो हम लोग बायो सावर्त लॉ पढ़े, उस बायो सावर्त का मैं अब एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। मैं अभी आपको पहला एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एप्लीकेशन, एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल आपका एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि अगर बाय द वे आप एक कंडक्टर ले लेते हो और वो कंडक्टर कैसा लेना है, लॉन्ग कंडक्टर लेना है, सीधा कंडक्टर लेना है। सीधा कंडक्टर कहने का मतलब लीनियर कंडक्टर लेना है, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर लेना है, और ये स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर से आपको करंट फ्लो कराना है। स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर का मतलब बिल्कुल ऐसे कंडक्टर लेना है और इससे आपको करंट फ्लो कराना है, और आपको बताना है कि आप जो करंट फ्लो करा रहे हैं वो करंट को फ्लो कराने से कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ऐसा आपको आज बताना है। मैं बच्चे उम्मीद करूं कि क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। जैसे बेटा मान लीजिए कि यही कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर से आप करंट फ्लो कराइएगा, तो करंट जब फ्लो कराइएगा तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना बेटा। आपको बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो पूरा क्वेश्चन क्या बन गया कि सीधे लंबे पतले तार से अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया जाए, तो इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका आपको मतलब फॉर्मूला बताना है, एक्सप्रेशन बताना है कि कितना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्वेश्चन पक्का समझ में आया ना बेटा? क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। चलिए ठीक, तो हम सबसे पहले इसके लिए आपको एक अलग से पेज खोल करके फिगर बताते हैं। फिगर अच्छा से सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्योंकि नोट्स का ही मैं सारा वर्ड यूज करूंगा ताकि आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं हो। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि कोई एक कंडक्टर ले लीजिएगा XY। अब XY कंडक्टर ले लीजिएगा और इस कंडक्टर पर कोई पॉइंट, कहीं पर कोई एक ओरिजिन लीजिएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये ओरिजिन है, मिड पॉइंट नहीं है, ये मध्य बिंदु नहीं है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन मूल बिंदु है। देखो बेटा, मूल बिंदु और मध्य बिंदु में अंतर होता है, ओरिजिन और मिड पॉइंट में अंतर होता है। मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि ये जितना लेंथ इधर जाएगा उतना ही लेंथ इधर आएगा, तब हो गया मिड पॉइंट। लेकिन ओरिजिन में यह जरूरी नहीं है। जैसे अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो लीजिए हम एक ग्राफ का प्लॉट तैयार करते हैं। ये ओरिजिन है लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है। ये मिड पॉइंट नहीं है लेकिन ओरिजिन है, 2 एक्सिस ऐसे कट सकता है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है। तो बच्चा मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैंने जो ओ कंसीडर किया है ये ओरिजिन है, मिड पॉइंट नहीं है। अब यहां से आर डिस्टेंस पर आप कोई पॉइंट P कंसीडर कीजिएगा और सबसे पहले ये दोनों लाइन को मिला दीजिएगा, और ये दोनों लाइन को मिलाइएगा तो ये तार की लंबाई पता चल जाएगी। ये पता चलेगी यहां बनने वाले एंगल से, और ये एंगल φ1 और φ2 है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इसका मतलब है कि जब पूरे तार का आप निकालेंगे तो आपको सबसे पहले तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता चल गया -φ1 से φ2। मैं तो पहले एलिमेंट काटूंगा बेटा, क्योंकि इतने लंबे तार का एक साथ नहीं निकलेगा। एलिमेंट तो मेरे को काटना ही है, लेकिन एलिमेंट को काटने के बाद जब मेरे को पूरे वायर का जरूरत पड़ेगा और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बेटा, तो सबसे पहले तो आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि आप कहां से कहां तक इस वायर को काट सकते हैं। लिमिट का मतलब तो यही होता है ना कि मैं जो वर्क कर रहा हूं उस वर्क का फ्रॉम कहां है और टू कहां है। तो मैं वर्क क्या करूंगा, छोटा छोटा एलिमेंट काटूंगा। तो कहां से काटना शुरू करूंगा और कहां तक काटूंगा, तो मैं -φ1। माइनस क्यों? क्योंकि ये जो है वो वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस है।
हमने वायर को ऐसे रखा है, वर्टिकली रखा है। अब ये वर्टिकल एक्सिस का ओरिजिन से नीचे वाला माइनस होता है और ओरिजिन से ऊपर वाला प्लस होता है। ग्राफ पेपर में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने लिखा -φ1 से लेकर के φ2 तक। हमको सबसे पहले तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पता चल गया। अब आप क्या करो ना बेटा कि आप इससे एक छोटा सा एलिमेंट काट लो। अब आप क्या करो ना कि इससे एक छोटा सा आप एलिमेंट काट लो। तो लो हम एक एलिमेंट काट लेते हैं और थोड़ा सा पीछे देख लो कि एलिमेंट का नाम क्या दिए हो। तो तुम लोग CD दिए हो तो मैं भी CD दे देता हूं कि चलो CD है और एलिमेंट DL है। अब सबसे पहले तुम क्या करो कि इस एलिमेंट से इस पॉइंट को यहां पर मिला दो। मिलाने से तुमको यह फायदा हुआ कि तुमको अभी पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट यहां पर कितना एंगल बना रहा है। मतलब एलिमेंट का ये जो एलिमेंट है ये कितना एंगल हमारा इस पॉइंट पर बना रहा है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बाय द वे यहां का मैग्नेटिक फील्ड dB है, तो हमको यहां पर ये एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर dB है तो हमको इस dB का अमाउंट पा। अब देखो हमको एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना होगा। बेटा मैं उम्मीद करूं कि यहां तक फिगर तुम लोग बना दोगे। हम लोग यहां पर करंट I फ्लो करवाए हैं, क्या हम उम्मीद करें कि यहां तक फिगर तुम लोग बना दोगे। अब यहां से तुम क्या करना कि एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देना। ये देखो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना और यहां पर नाम ले लेना n, इस एंगल को थीटा ले लेना और ए परपेंडिकुलर है। मैं उम्मीद करूं बच्चे कि आप लोग फिगर बना लीजिएगा। बच्चे मैं उम्मीद करूं कि बिना देखे आप लोग फिगर बना लीजिएगा। बच्चे आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए कि क्या बिना देखे आप लोग फिगर बना दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास का मतलब यही होता है कि हम मेरा यस सर, बहुत अच्छा साक्षी, गुड बेटा, एकदम तैयारी करना साक्षी साथ साथ अभी, है ना, चैप्टर का एकदम से। जो अभी 5 दिन में तुम्हारा मैग्नेट हो जाएगा, तुम्हारा नेक्स्ट जब टेस्ट होने जाएगा उस समय तुमको कोई एक्स्ट्रा लेबर नहीं, बाकी पेपर तुम तैयारी करते चलो। जब तक मैग्नेट का टेस्ट का तुम्हारा मामला चलेगा तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा दूंगा। चलो तुम्हारा सब कुछ क्लासरूम में हो जाएगा। तो बेटा यहीं पर सब कुछ करते जाना, तुम अच्छे स्टूडेंट हो। प्लीज रिपीट सर। यस, मैं एक बार और फिगर को रिपीट कर देता हूं। एक बार मैं फिगर को बेटा और रिपीट कर देता हूं। मैं थोड़ा सा यहां पर देख लूं कुछ छूटा क्या। हाँ, तो एक से दूरी पर था। मैं एक बार और फिगर बनाता हूं। चलो फास्ट बनाऊंगा, ध्यान देना। मैं एक कंडक्टर लिया, करंट मैंने I फ्लो कराया, कंडक्टर का नाम मैंने XY दे दिया। यहां पर ओरिजिन लेना बेटा, यहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P कंसीडर करना। R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट यहां पर बेटा P कंसीडर करना और इसको यहां से और यहां से मिला देना बेटा। मिला करके इधर वाले एंगल को φ1 ले लेना, इधर वाले एंगल को φ2 ले लेना। अब इससे तुम एक छोटा सा एलिमेंट काटना। एलिमेंट का नाम मैंने CD दिया, इसका लेंथ DL है। अब तुम इससे और इसको मिला देना बेटा। मिलाने के बाद यहां पर एक छोटा सा एंगल बनेगा, इस एंगल को d थीटा लेना और ये एलिमेंट का जो लेंथ है, यहां एलिमेंट से इस पॉइंट के बीच का दूरी को x लेना। अब एक यहां से तुम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना n। बस इतना सारा काम करना है। मैं अब उम्मीद करूं कि तुमको समझ में आ गया है। मैंने फटाफट बना दिया। बना लेंगे सर, राखी वर्मा, बहुत अच्छा। तो बेटा ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को यहां पर हमने 2 फिगर बनाया। मैं अब उम्मीद करता हूं कि 2 फिगर बनाते बनाते आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां पर का बाय द वे टोटल मैग्नेटिक फील्ड dB है। अब यही मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है बेटा। तो मैं यहां तक आपको सबसे पहले तो अब जो मैंने काम किया उस काम को मैंने यहां पर लिख दिया कि हमने एक करंट लिया XY और उससे हम करंट फ्लो करा रहे हैं I। हमने कोई पॉइंट P कंसीडर किया, R डिस्टेंस पर किया। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट DL काटा है, वहां का मैग्नेटिक फील्ड dB है। हमने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया था CN परपेंडिकुलर PD। मैंने एक यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। मैं अपना फिगर जो बनाया है उसमें भी से। अब हम आते हैं बायो सावर्त यूज करते हैं। एलिमेंट के लिए बायो सावर्त यूज करते हैं। क्या है बायो सावर्त अभी बताइए। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई R स्क्वायर। फॉर्मूला याद हुआ? फॉर्मूला याद हुआ? याद हो गया फॉर्मूला? मेरे साथ रिपीट करो। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई R स्क्वायर। मेरे साथ रिपीट करो। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो बकवास हो, एकदम से बेकार बाहियात स्टूडेंट हो। हाँ, पूरा मैं 25 मिनट्स क्लास लिया बायो सावर्त के लिए। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बाई R स्क्वायर। R क्या होता था? वहां से लेके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता था। लेकिन हमारे में तो जो एलिमेंट काटा है मैंने, वहां से लेकर के इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x है। अगर अपने फिगर पर वापस आ जाओ बेटा, तो आपने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लिया है? तो x लिया है। तो आप R स्क्वायर नहीं लिख करके आप लिखिएगा x स्क्वायर। तब आपका हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डीएल साइन थीटा बटा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका इक्वेशन 1। पक्का मैं उम्मीद करूं आपको समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से आ जाइए यहां पर। मैंने कहा कि सबसे पहले बायो सावर्त यूज कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, और यहां पर दूरी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा कि बेटा सबसे पहले आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आ जाइए इस ट्रायंगल में, पहले वाले छोटका ट्रायंगल में। बेटा एक फार्मूला आप लोग पढ़े हो कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई अच्छा ए ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल कितना है डी थीटा, आर्क कितना है सी एन, रेडियस कितना है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी एन इज इक्वल टू एक्स डी थीटा। चलो ये हो गया इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन, ये छोटा वाला ट्रायंगल में आ जाओ, तो तुम अगर यहां पर साइन थीटा यूज कर लो तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी एन, सी डी एन, साइन थीटा इज इक्वल टू पी का मतलब सी एन और एच का मतलब डीएल। डीएल एच क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का भुजा है। सीएन पी क्यों है, क्योंकि थीटा का सामने का भुजा है। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने के साइड को पी कहते हैं और 90 डिग्री के सामने के साइड को एच कहते हैं। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का चर्चा कर लें यहां पर, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर ये पी हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है तो ये एच हो जाएगा। उसी तरह से ये 90 डिग्री है तो ये एच हो गया, और ये थीटा है तो पी हो गया, पी बाई एच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डीएल साइन थीटा। अब देख बेटा इक्वेशन 3 ले ले इसको, ए भी सी एन का मान है। अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर दो तुमको दिखेगा, आ जाओ ब्लैक आ जाओ, ठीक है। ये देखो सीएन का मान है और ये भी देखो सीएन का मान है। दोनों को अगर तुम इक्वल कर दोगे तो किसको किसको इक्वल करोगे, तो डीएल साइन थीटा और एक्स डी थीटा दोनों को तुम इक्वल कर दो। इसका मतलब हुआ कि अब तुमको जब जरूरत होगा तो इस डीएल साइन थीटा के बदले, ए वाले डीएल साइन थीटा के बदले तुम क्या पुट कर सकते हो, एक्स डी थीटा पुट कर सकते हो। और इसके बदले अगर तुम एक्स डी थीटा पुट करोगे तब तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो रहेगा, आई तो रहेगा, और डीएल साइन थीटा के बदले तुमने एक्स डी थीटा पुट किया, और नीचे में एक्स स्क्वायर है वो तो रहेगा ही रहेगा। इससे तुमको ये फायदा हुआ कि ये वाला तुम्हारा एक्स कट गया और डीबी इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटा एक्स इंटू डी थीटा। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग अब यहां तक आ गए। अब फिर से वापस फिगर में आते हैं। अब अगर फिगर में ए एंगल थीटा है, बेटा देना भूल गए थे, फिर दे दीजिएगा यहां पर। अब अगर हम कहीं से एक्स निकाल ले तो एक्स निकालने के लिए अगर ए एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। बी का मतलब हम कॉस थीटा यूज करने जा रहे हैं। कौन से ट्रिंगल में आ रहे हो, सी ओ पी, सी ओ पी। आ जाओ इन ट्रायंगल सी ओ पी और कॉस थीटा यूज करो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच, बी बाई एच, आर बाई एक्स, आर बाई एक्स। यहां से तुम एक्स का मान निकालो तो एक्स अगर यहां ले आओगे तो कॉस यहां आ जाएगा, इसका मतलब आर बाई कॉस थीटा। और बेटा तुम्हारा मोटा मोटी काम हो गया, ये पुट कर दो यहां पर तो डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, एकदम छोटा बच्चा भी बता सकता है ये वाला बात। तुम लोग तो 12 के अच्छे स्टूडेंट हो। आई बाई एक्स के बदले क्या पुट करोगे, तो आर बाई कॉस थीटा, और यहां पर तो डी थीटा है ही। अब यहां से कॉस थीटा जंप करके ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब डीबी इज इक्वल टू तुम्हारे पास एक खूबसूरत सा आंसर आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और यहां हो गया कॉस थीटा डी थीटा। ऐसे तो तुम्हारा एलिमेंट के लिए यही आंसर है, लेकिन क्या तुम एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड केवल निकालोगे क्या, नहीं ना बेटा, पूरे वायर का निकालोगे ना। तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो बस खाली इंटीग्रेट करेंगे और अपन का काम हो गया। ये डीबी को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे हम पहले से बता दिए थे, -φ1 से लेकर φ2 तक करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटा आर कॉस थीटा डी थीटा। अब यहां से बराती सराती कौन है, किसका इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है।
एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, क्योंकि डी के साथ थीटा लगा हुआ है, तो केवल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। किसका नहीं होगा बेटा? तो म्यू नॉट बटा 4 पाई का नहीं होगा, आई बटे आर का नहीं होगा, केवल इंटीग्रेशन -φ1 से लेकर φ2 तक इंटीग्रेशन होगा। किसका होगा? कॉस थीटा डी थीटा का होगा। जितना भी बात मैं तुम लोग को यहां पर बता रहा हूं, ये बिल्कुल एकदम वेल नोट्स के साथ तुम्हारा यहां सारा का सारा बात लिखा हुआ है। और देखो फाइनल आंसर वहां पर भी तुम्हारा आ रहा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। और इसके बाद देखो जब तुमको टोटल करना है तो यहां भी इंटीग्रेट करना है -φ1 से लेकर के कॉस थीटा डी थीटा। और हमको बच्चा बता दो कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बता दो क्या होता है कॉस का इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बता दो। यहां कॉस को इंटीग्रेट करना है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा φ2 से लेकर के -φ1। अब लिमिट पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर। और यहां लिमिट पुट करो, पहले अपर पुट करोगे थीटा के बदले तो साइन φ2 और माइनस, और एगो माइनस यहां पर है तो प्लस साइन φ1। बेटा ये हो गया आपका आंसर। और इसी में अगर आप फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर अगर आप लेते हो, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर अगर आप लेते हो तो इसके लिए क्या करना कि φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू फाई ले लेना या कुछ ले लेना, थीटा ले लेना, कुछ भी फाई ले लोगे या तो थीटा लोगे, कुछ भी ले लोगे, सॉरी 90 डिग्री ले लोगे, 90 डिग्री कुछ नहीं ले सकते हो। रीजन क्या है सो बता रहे हैं। देखो तुम वायर इतना छोटा लिए हो तो इतना बड़ा एंगल बन गया, ये वायर को अगर इतना लंबा कर दो तो एंगल इतना बड़ा और बड़ा बन गया, वायर को और लंबा इनफाइनाइट कर दो तो ये एंगल बढ़ते 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 कंसीडर किया जाएगा कि एक समय में लगभग सीधा हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे, कोई बच्चे कहेंगे कि सर सीधा कैसे हो जाएगा? अरे भाई इनफाइनाइट लॉन्ग इतना छोटा गैप के लिए जब इतना बड़ा एंगल हो गया, 0 डिग्री कहां, 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 70 डिग्री, तो भाई कंसीडर किया जा सकता है कि हम लोग इतने लंबे वायर अगर ले लें, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर ले लें तो नियर अबाउट वो सीधा ही माना जाएगा बेटा। ये वाला दूरी के लिए ये वाला दूरी इतना ज्यादा होगा कि नियर अबाउट उसको सीधा कंसीडर किया जा सकता है। और उस स्थिति में φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। और ये साइन 90 बोले तो ये भी 1 और साइन 90 बोले तो ये भी 1, दोनों 1 हो गया। और ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। आंसर इतना लिखना, न्यूमेरिकल बनाते समय एक आंसर काम आता है, लेकिन कोई कोई किताब क्या करता है कि 2 2 या 4 काट देता है। तो जहां तक किताब करता है हम लोग भी कर लेते हैं। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो आंसर मेरे तरफ से, अगर कहोगे सर आप क्या बताते हैं, तो मैं कहूंगा यहां पर आंसर न करना है ज्यादा बेटर है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान सीधे सीधे हम 10 के पावर -7 जानते हैं। वहां जाएंगे तो हमको तो म्यू नॉट का वैल्यू अलग से रखना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, ये ज्यादा बेटर है। लेकिन कोई को किताब वहां तक ले जाता है। तो अब जो भी बात मैंने तुमको बताया बेटा, मैंने फिगर भी 2-3 बार बताया, अलग से तुमको मैंने कलर फिगर भी दे रखा है, मतलब इतना ज्यादा तुमको मैं हेल्प कर रखा हूं। देखो φ1 इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए φ1 φ2, ये φ1 φ2 दोनों का मान कितना लिया गया है 90 डिग्री, और साइन 90 ये भी 91 ये भी 91 तो 2। तो मैं हर तरीके का हेल्प तुमको यहां पर किया और पूरा डिटेल से मैंने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तुमको बेटा मैंने बता दिया। अब हम अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या है, मैंने अभी जैसा कि आपको बताया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे ऑन द एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। किसके एक्सिस पर? तो सर्कुलर लूप, इसी लूप का दूसरा नाम रिंग होता है, इसी का तीसरा नाम कॉइल होता है, कैरिंग करंट। और ये एप्लीकेशन है बायो सावर्त का एप्लीकेशन है। अब मैंने क्या किया कि अकॉर्डिंगली मैंने यहां पर एक सर्कुलर लूप ले लिया। चलिए अब मैं यहां पर एक अलग से पेज निकालता हूं। अभी आपके मन में सबसे पहला सवाल तो ये आएगा कि सर आपको लूप लेना था तो ऐसे ले लेते सर। आपके मन में पहला तो ये सवाल आपको आ रहा होगा कि सर अगर आपको लूप लेना था तो ऐसे ले लेते सर, आपने लूप को ऐसे क्यों लिया सर? आपका पहला मन में तो सवाल ऐसे आएगा। तो बेटा अगर कोई रिंग आप ले लो और उस रिंग को आप ऐसे सीधा नहीं रख करके एकदम से ऐसे सीधा अगर ऐसे खड़ा कर दो, जैसे कुछ बच्चे लोग
आप कड़ा वगैरह पहनते हो या कुछ जो लड़की लोग वो जो चूड़ी बाला वगैरह कुछ अगर अपने हाथ में डाल रखी है, तो उसको बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं रखना, ऐसे खड़ा करके रखना है। और अगर ऐसे खड़ा करके यहां पर तुम इसको रखोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस सरफेस पर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सरफेस पर परपेंडिकुलर ही हमको कॉइल को लेना है। इसलिए इसका शेप बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका शेप ऐसा नहीं होगा। पहले तो मैं बता दूं कि इसका शेप जैसे मैंने अभी बनाया था, अभी मैं जैसे इसको बनाया था कि इसका शेप ऐसा हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा इसका शेप। तो सबसे पहले तो आप इस शेप के बारे में क्लियर हो लीजिए। फिर आपको इससे एक्सिस ड्रॉ करना है, तो आप एक एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए और एक ऐसे भी एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। इससे आपको सबसे पहले इसका सेंटर पता चल जाएगा कि हम जो लूप लिए हैं उस लूप का सेंटर क्या है, आपको पता चल जाएगा। अब आप इससे क्या करना बेटा कि इससे आर डिस्टेंस पर तुम कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लेना, ये सेंटर है। बाय द वे ये रेडियस है, रेडियस को आर भी मान सकते हो, लेकिन तुम्हारे नोट्स में अगर ए माना हुआ है तो हम तुमको ए ही मान रहे हैं ताकि तुम्हारा नोट्स वेरी ना करे। और सबसे पहले तुम क्या करना बेटा कि यहां से दो एलिमेंट ऐसे काट लेना। फिगर को यहां पर गौर करो, यहां पर मैं तगड़ा फिगर बना रहा हूं, ये फिगर तुमको बनाने में और समझने में सुविधा होगा। फिर क्या करना तो कि तुम इससे इसको और इससे इसको मर्ज कर लेना। मैं उम्मीद करूं बच्चे कि आप यहां तक एकदम इजीली आपको समझ में आ रहा है और यहां तक आप पूरे बात को अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो। हाँ चलो ठीक है, वो मैं देख लूंगा। तो यहां पर मैंने क्या किया कि ये दोनों को पहले मिला दिया, और बाय द वे ये चूंकि सेंटर पर है और ये चूंकि रेडियस है, ये दोनों साइड अगर इक्वल है, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो नो डाउट ये दोनों एंगल भी इक्वल बनेगा, और इस एंगल को बाय द वे मैं ले रहा हूं थीटा। बेटा अब यहां पर क्या है ना कि अब आपको यहां पर कोई एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आपको एक यहां पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना होगा, इस पर एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, और एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा बेटा। और ये जो चूंकि ये परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, हाँ ए वाला लाइन, और एक परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। मतलब ए हो गया 90 डिग्री, ए हो गया 90 डिग्री, और ए तो 90 डिग्री है ही, लेकिन इसके साथ ये एंगल बना लेगा थीटा, और इसके साथ ये एंगल बना लेगा थीटा, और यहां पर ये सीधे ऐसे निकल जाएगा। मतलब ए डायरेक्शन एक्सिस का ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर बाय द वे आप इसको चाहें तो वाई वाई डैश दे दीजिए, और अकॉर्डिंग टू योर फिगर जिससे आपको पढ़ाई करना है आपके नोट्स में वाई वाई डैश, और इसका नाम आपका Q दिया हुआ है, इसका नाम S दिया हुआ है, तो जो यहां पर दिया हुआ है मैं वही दे रहा हूं ताकि आपका अलग अलग चीज नहीं हो। और आप इसको ऐसे मैच करके ऐसे ऐसे मिला करके एक पैरेललोग्राम बना लीजिएगा। बाय द वे ये जो आपका डिस्टेंस है वो x है, तो जरूरत पड़ने पर आप x इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। मे भी अगर आप ये जो दो एलिमेंट काटे हैं, एक का नाम CD दिए हैं, एक का नाम FM दिए हैं, एक का नाम CD दिए हैं और एक का नाम FM दिए हैं, और साथ ही में जो दो पॉइंट है उसका नाम E और H दिए हैं, तो यहां पर आप ऐसा कर लीजिए कि E दे लीजिए और यहां पर आप H दे लीजिए। अब आपके नोट्स में जो फिगर है वही सेम फिगर मैंने आपको यहां पर ड्रॉ कर दिया। तो बच्चे आप सबसे पहले बताइए मेरे को कि क्या आपको फिगर समझ में आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो हाँ, एक चीज यहां पर और छूट गया था कि आप करंट फ्लो करा दीजिए। आप जो है वो करंट फ्लो करा दीजिए, इसे करंट नहीं फ्लो कराइएगा तो फिर वो सही नहीं माना जाएगा। आप करंट फ्लो करा दीजिए। तो ये चलिए मैं ऐसे करंट फ्लो करा दे रहा हूं। यही फिगर जो बच्चे के पास नोट्स नहीं बना होगा वो इसी फिगर को बेटा वो ड्रॉ करेंगे अपने नोट में, तो उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसी फिगर को ड्रॉ कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने कैलकुलेशन पर। हमने क्या लिखा कि कंसीडर ए सर्कुलर क्वाइल। मैंने एक क्वाइल लिया है, इससे करंट मैं आई फ्लो करा रहा हूं। क्वाइल परपेंडिकुलर, प्लेस परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द पेपर, ए सरफेस पर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, जिसका मैंने चर्चा करा था कि बिल्कुल ऐसे नहीं रखना, ऐसे उठाकर रखना है, ऐसे जाकर के नहीं रख देना है, उसको ऐसे करके रखना है। ओ सेंटर है, सेंटर क्या है, ओ है, रेडियस क्या है, ए है, मैंने ए रेडियस माना। अब मैंने आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P कंसीडर किया। अब आर डिस्टेंस पर मैंने कोई पॉइंट P कंसीडर किया। यहां पर मैं दो एलिमेंट लिया हूं, एक का नाम CD मैंने दिया, यहां पर एक एलिमेंट का नाम मैंने FM दिया। मैंने जो रेडियस लिया है वो रेडियस A है,
और मैं जो करंट फ्लो करा रहा हूं वो करंट आई है। तो बेटा फिगर आप यहां से बनाओ या इससे भी बड़ा फिगर मैं यहां बना दिया हूं, फिगर तुम यहां से बनाओ कहीं से भी बनाओ, बात बराबर है, बस फिगर बना लेना। और जो जो मैंने किया कि मैंने सी डी और एफ एम दो एलिमेंट लिया, मैंने ई और एच को पी से मिला दिया, ए वाला ई है ए वाला एच है, ए दोनों को मैंने पी से मिला दिया। मैंने तीसरा हुआ कि ड्रॉ किया क्यू पी परपेंडिकुलर ई पी, क्यू पी का मतलब हो गया ए वाला लाइन मैंने परपेंडिकुलर किया इस पर। दूसरा मैंने किया कि यहां पर एक परपेंडिकुलर ए किया इस पर, और तीसरा मैंने एक यहां पर परपेंडिकुलर कर दिया इस पर। बेटा अगर आपको फिगर बिल्कुल समझ में, चलिए सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। तो अब हम लोग इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर दो एलिमेंट काटा, इसका जो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मतलब टोटल नहीं सॉरी, एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, तो दोनों एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड एक साथ लेकर चलिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2 dB। 2 dB क्यों बेटा? क्योंकि एक इस एलिमेंट का और एक इस एलिमेंट का 2 dB मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और 2 dB का मतलब हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और बाई। बोलिए एलिमेंट से लेकर के यहां तक का बीच की दूरी कितना है? तो एलिमेंट से बीच का दूरी x है, तो मैंने लिखा x स्क्वायर। बेटा यहां पर पक्का सभी लोग समझ में आ गया। आप सबसे पहले यहां पर समझ लीजिए, यहां नहीं समझिएगा आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप यहां नहीं समझिएगा बेटा गड़बड़ हो जाएगा। आप पूरा अच्छा समझिएगा। बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, जल्दी से बताइए। आपने कितना एलिमेंट्स काटा? तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 काटा। तो फिर हमको आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा। क्योंकि एक एलिमेंट काटते तो डीबी लिखते और 2 एलिमेंट काटे तो क्या लिखेंगे? 2 डीबी लिखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर एक एलिमेंट और 2 एलिमेंट में डिफरेंट क्या होने वाला है? क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना बेटा कि सर आपका मर्जी, क्या जितना मन चाहे उतना एलिमेंट काट लेंगे क्या? तो देखिए आपका जो बुक है ना, कोई बुक एक एलिमेंट काट करके बनाया है और कोई बुक 2 एलिमेंट काट करके बनाया है। मैं एक एलिमेंट का भी फिगर आपके सामने रख दिया हूं। देखिए अगर एक एलिमेंट काटिएगा तो ये बंडा फिगर आपको मिलेगा। बंडा फिगर से बंड समझते हैं ना, देहात में एक शब्द होता है बंडा, ब्याह शादी जिसका नहीं होता उसको बंडा कहते हैं। बंडा का मतलब बेचारा या बेचारी अकेले रह गई, बंडा बंडी रह गई, है ना बात सही? तो ये बंडा है क्योंकि ये अकेला है, खाली इधरे काट के चल रहा है। तो अगर इधरे काट के चलेगा तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई आर, क्योंकि काटना तो है ना बेटा। अगर यहां से काटेगा तो काटते आपको यहां तक कट करना पड़ेगा, मतलब पूरा सर्कमफेरेंस कट करना पड़ेगा, तब हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई आर। हमने क्या किया कि इधर भी एलिमेंट लिया और इधर भी एलिमेंट लिया, तो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से पाई आर। अब आपके मन में आएगा कि हां सर तब अंतर नहीं आएगा आंसर में? नहीं ना आएगा बेटा, क्योंकि ए 1 इंटू लिया है, क्योंकि ये एक ही जगह काट रहा है और मैं 2 इंटू लिया हूं, तो फिर आंसर तो वहीं का वहीं ना पहुंचेगा बेटा। आंसर तो वहीं पहुंचेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं, चलिए मैं एक पेज इसके लिए आपके और खोल देता हूं ताकि आपको समझाने में सुविधा हो। मैंने कहा कि मैं जो जैसे ए आपका पूरा आपका एक लूप है, तो मैंने क्या किया, इसको 2 हिस्सा में बांट दिया। एलिमेंट का टुकड़ा मैं इधर से भी काटना शुरू किया, इधर भी काट सकता हूं, तो हो गया 0 से लेके पाई आर। और अगर मैं इधर काटना शुरू करूंगा तो मैं इधर भी काटूंगा तो हो जाएगा 0 से लेके पाई आर। तो आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई आर होगा। लेकिन क्योंकि आप 2 बार ये काम कर रहे हैं तो 2 इंटू 0 से लेके पाई आर। उन्होंने क्या कहा, बंडा बंडी वाले ने क्या किया कि ओ क्या किया कि ये नहीं, बस खाली एक जगह काट लिया है, मतलब ऐसा 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 पूरा सर्कल में वो काटेगा और उसका हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई आर। लेकिन चूंकि एक ही जगह एलिमेंट काटा है तो 1 इंटू उसका होगा, तो आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंसर तो ज्यों का त्यों रहेगा बेटा, लेकिन वही है कि लिखने का जो तरीका होगा वो लिखने का तरीका चेंज कर जाएगा। लेकिन हमारा ये दृष्टिकोण होता है कि अगर हम 2 एलिमेंट काटते हैं तो फिगर पूरा भरा भरा नजर आता है, इसीलिए मैंने यहां पर 2 dB लिखा। प्रीवियस क्लास में जब मैं बायो सावर्त लॉ यूज कर रहा था तो मैंने dB इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, और बाई मैंने बताया था x स्क्वायर। मैं यहां पर हर बच्चों को एक सलाह दूंगा कि ये px वेक्टर शुरू से लेकर के अंत तक चल रहा है। px क्या है सो बता दे। जैसे इस पॉइंट को तुम क्या माने हो, p, और इसको x मान लो, तो px तुम्हारा इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको तुम क्या करना कि px वेक्टर ऐसा एकदम हर एक लाइन में लिखते जाना, इसको कहीं नहीं छोड़ना।
ये पीएक्स वेक्टर ऐसे देखने में बहुत सिंपल चीज है, लेकिन वास्तव में अगर कोई साइंस टीचर इसको ठीक तरीके से देखेगा ना, तो ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, कि तुम अगर किस वाइज में किस तरह से करंट को फ्लो कराए हो, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे बन रहा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को एकदम कंटिन्यूअसली शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम आंसर तक तुम लोग लिखते जाना, हर एक स्टेप पे पीएक्स वेक्टर जरूर लिखना, तो लिखते जाना। अब तुम सीधे कैलकुलेशन कर लो बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैंने बोला कि दो एलिमेंट का एक साथ चलना, दो एलिमेंट का अगर एक साथ चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये केवल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई एक्स स्क्वायर एक एलिमेंट का होता था, केवल डीबी का होता था, लेकिन तुम दो लेकर के चले हो तो यहां पर तुम क्या करो, 2 इंटू कर दो। तो बढ़ते चलो, अब बढ़ते चलो, डीबी इज इक्वल टू, अब यहां से फिर वापस फिगर में आ जाओ, इसी पेज में बताने में आराम होता, बार बार पलटना नहीं पड़ता। अगर हम लोग साइन थीटा, इस फॉर्मूले से अगर हम लोग साइन थीटा का मान निकालना चाहो, अगर हम लोग यहां से साइन थीटा का मान निकालना चाहो, यहां से देखो साइन थीटा का अगर मान निकालना तो बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। बोलो पी का मान ए, पी का मान ए, एच का मान एक्स, ए बाई एक्स, किसका मान पुट करोगे, किसका मान पुट करोगे, तो साइन 2 रहने दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहने दो, आई डीएल बाई एक्स स्क्वायर रहने दो। मैंने बोला ये साइन थीटा के बदले पुट कर लो ए बाई एक्स, और मैंने यही बात बोला था बेटा कि ये पीएक्स वेक्टर को शुरू से अंत तक रहने देना। मैंने यहां पर क्या काम किया है बेटा, मैंने यहां साइन थीटा के बदले पुट कर लिया है ए बाई एक्स। अब मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा इक्वेशन तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल ए बाई एक्स क्यू इंटू पीएक्स वेक्टर, ये तुम्हारा हो गया है। अभी तक का तुम्हारा इक्वेशन ऐसा आ गया है कि हम लोगों ने आई डीएल ए बाई एक्स और पीएक्स वेक्टर, देखो जैसा तुम्हारा नोट्स चल रहा वैसा ही तुमको हम समझाते जा रहे हैं। अब अगर तुम टोटल निकालोगे, अगर तुम बी निकालोगे तो ये तुमको तब निकलेगा जब डीबी को इंटीग्रेट करोगे, और जीबी को कहां से कहां तक तुमको इंटीग्रेट करना है, तो 0 से लेके पाई ए तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके पाई ए, 0 से लेकर पाई ए। अगर दो एलिमेंट काटोगे तो 0 से लेकर पाई ए, अगर एक एलिमेंट काटोगे तो 0 से लेकर 2 पाई ए। बिल्कुल एकदम से कान खोल करके सुन लो। और चूंकि तुम अभी मेरे पढ़ाई को फॉलो कर रहे हो तो मैं कहूंगा दो एलिमेंट काटो और 0 से लेकर के पाई ए तक इंटीग्रेट कर दो, बात वहीं का वहीं आएगा, फिगर भी तुम्हारा सही लगेगा और तुमको कैलकुलेशन करने में भी सुविधा होगा। तो 0 से लेकर के पाई ए, किसको इंटीग्रेट करोगे, किसको इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो इसमें जो इंटीग्रेट नहीं होने वाला है उसको पहले बाहर निकाल लो। 2 का इंटीग्रेट नहीं होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का इंटीग्रेशन नहीं होगा, आई का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, एक्स क्यू का नहीं होगा, केवल डीएल का इंटीग्रेशन होगा और 0 से लेके पाई ए तक होगा। और मैंने बोला था कि ये पीएक्स वेक्टर को स्टार्ट से लेकर के इंड तक लेते चलना। और अब जो तुम्हारा निकल रहा है, मैं एक पेज यहां पर और ओपन कर लूं, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, तो 2 रहेगा, अरे इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा, आई ए बाई एक्स क्यू रहेगा, आई ए बाई एक्स क्यू रहेगा। और जरा अच्छा से और तेजी से समझना कि अगर तुम डीएल का इंटीग्रेशन 0 से पाई ए तक करोगे, चलो मैं यहां रफ में करके दिखला देता हूं, चलो कलर चेंज कर लो, तुमको दिख जाएगा। मैंने बोला कि 0 से लेकर के पाई ए तक अगर तुम डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो डीएल का इंटीग्रेशन एल हुआ, 0 से लेकर के पाई ए तक, और लिमिट पुट कर दोगे तो पाई ए माइनस 0, मतलब डायरेक्ट तुम कह सकते हो पाई ए। तो इसके बदले तुम सीधे सीधे पुट कर दो, क्या पुट कर दोगे बेटा, तो इसके बदले सीधे पुट कर दो पाई ए। क्या है गलती लिखा रहे हो भाई, सीधे पुट कर दो पाई ए, और ये पीएक्स वेक्टर को एकदम स्टार्ट से इंड लेकर के चलना। अब तुम चाहो तो यहां पर कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4 काट दो, पाई से पाई काट दो, और तुम्हारे पास b इज इक्वल टू आया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x क्यू पीएक्स वेक्टर। 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई। और अब तुम क्या करो,
अब तुम क्या करो कि यहां पर x का वैल्यू पुट कर दो। अगर तुमको फिगर में याद आ रहा होगा बेटा, चलो एक बार फिगर तुमको दिखा दे। मैंने कहा था कि x के बदले यहां पर पुट कर लो √a² प्लस r²। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि x के बदले पुट कर लेना √a² प्लस r², और यहां पर अब पुट कर दो तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0I a² 2, और x² के बदले तुम पुट कर लो a² प्लस r² का पावर 1/2, मतलब पावर 3/2। देखो एक बात सुन लो, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और पहले से पावर कितना था 3 था, तो पूरा कितना हो जाएगा 3/2। और ये जो px वेक्टर है ये शुरू से लेके अंत तक चलना, तो ऐसे तो तुम्हारा आंसर बेटा यही हो गया, ऐसे तो तुम्हारा जो आंसर है वो यही हो गया है। लेकिन अब अगर तुम्हारा ये वाले लाइन, फिगर पर गौर करना, यहां पर सबसे क्रूशियल पॉइंट है, अगर ये वाला लाइन यहां से खिसकते 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 सेंटर पर आ जाए, क्योंकि नॉर्मली तुमको सेंटर पर ही पढ़ाई करना होता है, मैंने क्या बोला कि तुम्हारा जो पॉइंट है वो कहां आ जाए, अगर एट द सेंटर आ जाए, अगर एट द सेंटर आ जाए तो बोलो आर का मान कितना हो जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा 0। बेटा फिर से एक बार देख लो सारे लोग, एकदम फिर से देख लो, नजर यहां से नहीं हटाओ। मैंने बोला कि ये जो पॉइंट पी यहां पर है, ये पॉइंट पी अगर यहां से खिसकते 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 अगर ये 0 पर आ जाए, तो फिर तय बात है कि आर का मान घटते 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 शून्य हो जाएगा, और आर का मान अगर घटते घटते शून्य हो जाएगा तो फिर यहां पर आर के बदले तुम 0 पुट कर दो, और तब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 रहेगा, I रहेगा, a² रहेगा और 2 रहेगा, लेकिन a का पावर 2 का पावर 3/2 हो जाएगा। नजर यही रखना होगा हर बात को देखने के लिए, क्योंकि ये सारे बड़े प्रश्न हैं। और मैं बोला था कि px² को यहां तक, अब यहां 2 से 2 काट दो, आंसर तुम्हारा आ रहा है, मतलब b = μ0 I a², और यहां हो गया 2aq। अब देखो ऊपर में 2 गो a है, नीचे में q का मतलब 3 गो है, तो a कट जाएगा 2 गो कट जाएगा, और तुम्हारा बच गया b = μ0 I/2a, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। बच्चा तुम अपने नोट्स को एक बार वेरीफाई कर लो, पूरा नोट्स यहां लिखा हुआ है, तुमको अगर यहां लिखना होगा तो इससे लिख लेना। और एक टर्न के लिए, हाँ बच्चा मैंने एक बात यहां बोल दिया कि अगर नंबर ऑफ टर्न तुम n ले लो, जैसे हम यहां पर तो तुम एक ही टुकड़ा लिए हो ना, यहां पर तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न, अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो फिर यही वाला फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो n टर्न के लिए यही फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा μ0 In/2a, n नंबर ऑफ टर्न। तो बेटा ये पूरे के पूरे नोट्स मैं यहां पर तुम लोग को प्रोवाइड कर दिया हूं, अगर तुमको इससे लिखने का मन हो μ0 Ni/2a, और बोला था मैं कि px वेक्टर को स्टार्ट से इन तक, तो मैं पूरा का पूरा तकड़ा फिगर भी बना दिया हूं, और बहुत अच्छा से मैं पूरा डिटेल करके मैंने तुमको समझा भी दिया। अब बच्चे मेरे को थम्स अप करके बता दो कि क्या तुमको एकदम से समझ में आ गया है। प्लीज सारे के सारे बच्चे हमको एक बार थम्स अप करके बता दो, एक बार थंब कर दो कि क्या तुमको एकदम से समझ में आ गया है। अगर तुम्हें मैं अभी जब मैं कहूं कि तुम अभी प्रूव करके दिखा दो, तो क्या तुम लोग प्रूव करके दिखा सकते हो? अगर मैं अभी का अभी बोलूं कि तुम फिगर बनाओ और प्रूव करके दिखा दो, तो क्या तुम प्रूव करके दिखा सकते हो बच्चे? एक बार अभी तुरंत बता दो। साक्षी गुप्ता, यस सर, बहुत अच्छा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और बायो सावर्त का 2 एप्लीकेशन मैंने बताया, एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर बताया और एक मैंने अभी लूप बताया। 2 में से एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स बनकर के एग्जामिनेशन में श्योर आ रहा है बच्चे। मैं इतना दिन पहले आपको अलर्ट कर दे रहा हूं, अगर इसके बावजूद भी आप अगर एग्जामिनेशन में छोड़ करके आओगे तो यह सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी। अगर किसी बच्चे को, यस बहुत अच्छा, हाँ मैं समझ गया, यस बहुत अच्छे, गुड, ठीक है, ओके। तो बच्चे बार बार इस वीडियो को देखना, बार बार इन क्लासेस को देखना, और बिल्कुल लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, इतना बार लिखना कि कॉपी शर्मा जाए, कॉपी एकदम चिढ़ जाए, क्यों आया फिर लिखेगा। इतना बार तुम्हें लिखना होगा बच्चे, तो फिर एकदम से एग्जामिनेशन हॉल में कलम उठाओगे और एकदम सर्रा लिखते हुए आगे निकल जाओगे। चलो बहुत अच्छे, गुड। तो चलता हूं मैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब मैं चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में तुम्हारा श्योर शॉट आ रहा है। 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन जबरदस्त है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी नजरअंदाज नहीं करना। एम्पियर ने सर्क्यूटल लॉ कहने का मतलब होता है कि क्लोज्ड पाथ।
इन्होंने क्लोज्ड पाथ के लिए एक लॉ दिया। एम्पियर साहब ने क्या एक क्लोज्ड पाथ, सबसे पहले तो तुम इनका सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इसको हम कहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इट। सबसे पहला बात तो सुन लो कि आखिर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का आखिर उद्देश्य क्या था, आखिर इसका क्या मतलब, क्या महत्व था, क्यों इन्होंने दिया। तो इन्होंने एक रिलेशनशिप बताया। क्या रिलेशनशिप बताया कि अगर आप किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराओगे तो उस कंडक्टर से मैग्नेट बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां पर बनेगा। कब बनेगा? करंट फ्लो कराएंगे। किससे? कंडक्टर से। क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इन्होंने कहा कि भाई जो करंट आप फ्लो किए हो ओ और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना ओ, दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा। बच्चे अच्छा से समझो, अगर आप किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराओगे तो इस करंट को फ्लो करने से अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब यहां पर दो जरूरी चीज है, एक जरूरी चीज है करंट और दूसरा जरूरी चीज है इस करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर अंकल ने क्या किया ना कि ये जो करंट फ्लो किया सो और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बना सो, दोनों के बीच में इन्होंने एक सुपर रिलेशनशिप बताया, एक इन्होंने बेहतरीन एक्सप्रेशन दुनिया के सामने रखा। कौन सा एक्सप्रेशन रखा? इन्होंने कहा दिस लॉ स्टेट्स दैट, इनका नियम कहता है कि द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, अगर यहां पर लाइन जोड़ दिया जाए तो और खूबसूरत, लाइन इंटीग्रल अगर लिख दिया जाए तो और खूबसूरत, कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अलोंग द इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडिया। मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ऐसा इन्होंने कहा। अब इसी को मैं थोड़ा सा और इजी स्ट्रेट कर देता हूं, अगर वो याद ना रहे तो सिर्फ ए लिखोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, और ये शायद ज्यादा प्लेन है, ये शायद ज्यादा इजी है। वो वाला स्टेटमेंट नहीं दे के अगर ये वाला दे तो भी खूब अच्छा काम चलेगा, और दोनों दे तब सोने पे सुहागा। मेरा थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और बहुत खूबसूरत कहलाएगा। तो जिन बच्चों को अगर अंग्रेजी बिल्कुल आसानी से याद हो जाती है वो चाहें तो पूरा का पूरा लिख करके भी, अगर दोनों का दोनों अगर देना चाहें तो दे करके भी अगर आप करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्या इन्होंने कहा कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ। द लाइन इंटीग्रल या ए पूरा लाइन किसका? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, जो आप करंट फ्लो करा रहे हो उस करंट का म्यू नॉट टाइम्स होगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। बच्चे याद हो गया? मेरे साथ साथ याद कर लो। अगर किसी कंडक्टर से हम करंट को फ्लो कराएंगे तो अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा, ये इंटीग्रेशन का ही बेस्ट फॉर्म है बेटा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा अभी बोल दे रहा हूं लाइन इंटीग्रल के बारे में। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो करंट का म्यू नॉट टाइम्स होगा। बेटा ये चीज आपको एकदम से ध्यान देने का जरूरत है। अब आपके मन में एक होगा कि सर ये लाइन इंटीग्रल क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक लूप ऐसा ले लें और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, बाय द वे हम इससे एक एलिमेंट डीएल काटते हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस डीएल को तो 0 से लेके 2 पाई आर तक हम इंटीग्रेट करेंगे, और डीएल का एल होगा 0 से लेके 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करेंगे, तो बोले तो 2 पाई आर यहां पर इसका इंटीग्रेशन होगा। लाइन इंटीग्रल अगर हम डीएल का करें तो ये सीधे कहता है कि भैया 2 पाई आर लिखो ना, काहे के लिए उतना लंबा लिफाफा करोगे, बस इतना सा डिफरेंट है। लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ को रिप्रेजेंट करता है और वो सीधे सीधे वैल्यू लिख देता है कि कौन इतना लिखता है 0 टू उसको 0 से 2 पाई पर लोअर, कुछ नहीं, वो सीधे आंसर लिख देता है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, हम कह सकते हैं फॉर ए सर्कुलर पाथ। फॉर ए सर्कुलर पाथ दिस लाइन इंटीग्रल इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स में कहा जा सकता है। खैर, मैं उम्मीद करूं बेटा, बच्चे मैं उम्मीद करूं कि आप लोग को याद आ गया है। यही अच्छा है सर, बहुत अच्छा, यही अच्छा है, तो यही याद करना। बच्चे याद हो गया है? चलो बहुत अच्छे, तो बढ़ते चलो वीर, तुम बढ़े चलो।
अब हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो प्रूव करने के लिए ना हम लोग को पहले एक फिगर का जरूरत है। यहां पर मैंने एक फिगर, ऐसे ही बस साधारण फिगर लेना है कि हम एक यहां पर कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर से करंट को हम बाय द वे आई करंट फ्लो करा देंगे, अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहां पर कोई फिगर का कोई बहुत ज्यादा मीनिंग है नहीं। तो मैंने कहा कि और इससे हम एक एलिमेंट काट लेंगे और हम इससे करंट को फ्लो करा देंगे। मैंने बोला कि इससे हम आई करंट फ्लो करा रहे हैं, बाय द वे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका रेडियस आर है। तो स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़े हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। जस्ट प्रीवियस क्लास, मात्र एक क्लास पहले का क्लास उठाना और उठाकर प्यार से देख लेना। वहां पर स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़े थे बेटा, और स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यही होता है, B इज इक्वल टू क्या होता है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। यही स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ए निकाल लेते हैं कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू होगा क्या। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, लेकिन थीटा का मान तो 0 डिग्री है। अब एक सवाल है कि सर थीटा का मान 0 डिग्री क्यों है, तो क्योंकि डीएल और बी दोनों एक ही लाइन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बन रहा है, और हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि हम लोग एलिमेंट को काट भी ऐसे ही रहे हैं। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है, और थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो गया तो इस कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा, और कॉस थीटा का मान अगर 1 हो जाएगा तो लाइन ये जो बी डॉट डीएल है ना, इसको हम लोग प्लेन बी डीएल भी लिख सकते हैं। ये जो बी डॉट डीएल है ना, इसको हम लोग प्लेन डीएल भी बी डीएल भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, ये जो बी डॉट डीएल है इसको हम सिंपली बी डीएल लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लाइन इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ हम बोथ साइड्स लाइन इंटीग्रल करते हो। बी को सबसे पहले तो तुम बाहर निकाल लो, और लाइन इंटीग्रल को अब बी के बदले बोलो क्या पुट करोगे। तो अभी तुम बोलो कि सर हम तो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे बी का मान, क्या पढ़े थे बेटा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। क्या पढ़े थे, याद हुआ, जल्दी से बता दो क्या पढ़े थे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 आई बटे आर। और अभी अभी तुम लोग हमको बताए हो कि अगर गोल रहेगा तो डीएल का मान हो जाएगा 2 पाई आर। तो बेटा 2 2 जा 4 से 4 काट दो, पाई से पाई काट दो, आर से आर काट दो, और सिर्फ बच गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट। यही तो प्रूव करके लाना था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट। फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो, मैंने बोला कि मेरे को क्या निकालना है, तो बी डॉट डीएल, इसको अगर ब्रेक कर दे तो बी डीएल कॉस थीटा, थीटा का मान कितना पुट करना है, तो कॉस 0 डिग्री पुट करना है। बी को बाहर निकाल लो तो अंदर में क्या रहेगा, डीएल। बी के बदले क्या पुट करना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बटे आर। क्यों पुट करना है, क्योंकि यह स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है। डीएल का लाइन इंटीग्रल क्या होगा, तो 2 पाई आर होगा। बस जो कटना है काट कुट कर दो और तुम्हारा बच गया म्यू नॉट आई। यही तो तुमको लाना था। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि ये वाला क्वेश्चन तो आपका एकदम मस्त मस्त हो गया होगा। यस, चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको मैंने बोला था कि थर्ड नंबर जो आपका क्वेश्चन रहेगा कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करना है, और स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर का, लंबा पतला वायर का, लंबा पतला चालक का, सीधा चालक का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े अभी बाई सिमेट्री कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2b इंटू 2 पाई आर। अभी हम लोग पढ़े, और साथ ही साथ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अभी हम लोग पढ़े कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या पढ़े, क्या पढ़े, तो b इंटू 2 पाई आर। क्या पढ़े, b इंटू 2 पाई आर। चलिए एक तो ऐसा, और अभी अभी एक चीज और पढ़े कि b डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। बेटा दोनों को बराबर कर लो, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आंसर तो यही था, लेकिन अगर तुम 2 से ऊपर नीचे गुना भाग कर लो 4 पाई लाने के लिए, तब ए हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन
4 पाई 2I/r। तो बेटा याद करो कि अगर जब तुम इसको बायो सावर्त लॉ से भी जब तुम पढ़े थे तो स्ट्रेट लॉ कंडक्टर का तुम्हारा यही फॉर्मूला आया था, जो अभी बीएसएल से भी यही फॉर्मूला आया था, जो अभी एम्पियर सर्किटल लॉ से आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोरॉइडल सोलेनॉइड होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लेते हैं कि मैं एक ऐसा रॉड लेता हूं, इस रॉड पर मैं ऐसे तांबे के तार को लपेटना शुरू करता हूं, एकदम लंबा सा मैं एक स्प्रिंग बना लेता हूं। बच्चे समझ में आ रहा है ना? मैं एक वायर लेता हूं, अगर मैं एक कॉपर वायर लेता हूं और इस वायर को मैं अगर यहां पर ऐसे बनाना लपेटना शुरू कर दूं तो सोलेनॉइड बन जाएगा। अब इस कॉपर वायर को जो ये स्प्रिंग बना, इस स्प्रिंग को अगर गोल ऐसे मोड़ दिया जाए, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सबसे पहले आप इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अब ये जो स्प्रिंग बना, इसको अगर ऐसे गोल मोड़ करके बना लिया जाए तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। नहीं, स्प्रिंग को लेकर के अगर ऐसे मोड़ लिया जाए तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड। ये भी सोलेनॉइड है, लेकिन चूंकि उस स्प्रिंग का, उस सोलेनॉइड का एकदम से गोल आकृति ऐसे बन गया, तो इसको हम बोलते हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड। क्या है टोरॉइडल सोलेनॉइड बेटा? कि ए सोलेनॉइड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड रिंग। अगर जैसे मान ले आप स्प्रिंग, लंबा वाला स्प्रिंग आप ले लीजिए, जैसे मिस्त्री लोग को देखते होंगे ना, बिजली उजली के मिस्त्री को देखते हो, एकदम लंबा लंबा स्प्रिंग लेता है वो तार को पार करने के लिए। अब उसमें से कुछ लंबा इतना बड़ा आप स्प्रिंग ले लीजिए, उसको गोल ऐसे मोड़ दीजिए। आप स्प्रिंग को अगर गोल ऐसे मोड़ दीजिएगा तो उसकी जो आकृति प्राप्त हुई, वो जो फॉर्मेशन आपको मिला, उसी को हम लोग बोलते हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड। यही बात बोला रहा है कि अगर कोई हम एक सोलेनॉइड लेते हैं और उस सोलेनॉइड को अगर बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ, किस रूप में मोड़ देते हैं बेटा? तो क्लोज्ड रिंग के रूप में अगर मोड़ देते हैं तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड। यहां पर बाय द वे नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर ऑफ द पर यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइडल। अब अगर बाय द वे एक टोरॉइडल सोलेनॉइड है, इसे हम करंट को आई फ्लो करा रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्न जो है उसके पर यूनिट लेंथ पर, इस टोरॉइड के यूनिट लेंथ पर गौर कीजिएगा, टोटल में मैं नहीं जा रहा हूं, यूनिट लेंथ पर अगर नंबर ऑफ टर्न एन है, अगर इससे करंट हम आई फ्लो करा रहे हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड अगर बी डेवलप हो रहा है, तो यहां पर हमको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है। और बच्चा आप प्रीवियस क्लास में अगर याद आ रहा है तो आप याद करो, एम्पियर सर्किटल लॉ था कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करेंट। यही था ना, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े थे ना, एम्पियर सर्किटल लॉ का यही फॉर्मूला था कि सम करेंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम अ कंडक्टर देन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ फ्लोइंग करंट। यही उनका रफली, अगर मैं थोड़े से रफ में बोलूं उनके स्टेटमेंट को, तो यही स्टेटमेंट था कि अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अराउंड द कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा, वो जो करंट आप फ्लो करा रहे हो उस करंट का म्यू नॉट टाइम्स होगा। ऐसा इनका स्टेटमेंट था, ऐसा इनका फॉर्मूला था। तो बेटा इसी फॉर्मूले को हम लोग को आज यूज करना है, और यूज करके और हम लोग को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? तो अगर बाय द वे यूनिट लेंथ का बात करें तो यूनिट लेंथ में एक फेरा का लंबाई कितना हो जाएगा? 2 पाई r, और यूनिट लेंथ पर फेरों की संख्या कितनी थी? n, और करंट कितना सबसे फ्लो करा रहा है? तो I। तो टोटल करंट यूनिट लेंथ पर कितना हो गया? 2 पाई r n I। अगर फंसने वाला चीज है तो सिर्फ यही, अगर फंसने वाला कोई चीज है बेटा तो यहीं पर इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं, बाकी कहीं फंसने का कोई चांस नहीं है। फिर से एक बार सब बच्चे ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि जो टोरॉइडल सोलेनॉइड आप ले रहे हैं, वो टोरॉइडल सोलेनॉइड का मैं एक फेरा, बताइए एक फेरा का लंबाई क्या होगा? तो एक फेरा का लंबाई 2 पाई r होगा, जो सरकमफेरेंस होगा सो, और यूनिट लेंथ पर ऐसे ऐसे कितने फेरे हैं? तो ऐसे ऐसे यूनिट लेंथ पर कितने फेरे हैं? तो n है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑफ पर यूनिट लेंथ, तो फेरों की संख्या है n। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल फेरों की संख्या नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं है, ये यूनिट लेंथ पर का टर्न है, और यूनिट लेंथ पर का टर्न अगर n ले लेंगे, और सबसे करंट चूंकि I फ्लो हो रहा है, इसलिए टोटल करंट इन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r n I, 2 पाई r n I, 2 पाई r n I। बेटा अगर यहां नहीं फंसिएगा तो मेरे समझ से आगे आप लोग नहीं फंसिएगा। सर आप बोर्ड पे थ्योरी खुद से लिखा सकते हैं PW की तरह। क्यों भाई?
का है भाई, यहां पर आपको नहीं दिखाई देता है क्या? उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? ये कौन आपका सलाह है भाई? क्या प्रॉब्लम यहां पर आप लोग को आपको हो रहा है? यहां पर थोड़े से बच्चों को एकदम क्लियर कट एक वेल राइटिंग के साथ यहां पर मिल जाता है बच्चों को, और उनकी थोड़ी समय बच जाती है। जितना मैं लिखने में टाइम स्पेंड करूंगा, अगर मैं उसका थोड़ा वर्कआउट पहले करने के बाद मैं जब यहां पर थोड़े बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको दिक्कत हो रही है भाई। ये तो आपका गलत सही डिमांड नहीं है, मतलब अच्छा को बुरा कर दें, इसका क्या मतलब है? पीडब्ल्यू के पास आपको पीडब्ल्यू का आप ही केवल देखते हैं, पीडब्ल्यू हम लोग नहीं देखते हैं। उनके जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जितने भी थ्योरी होते हैं, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं, जितने भी डिफिनेशन होते हैं, वो ऑलरेडी उसका वर्कआउट वो पहले से कर आते हैं। हाँ, वहां पर आप कितने डिफिनेशन को वहां पर लिखते हुए आप देखे हैं? आप लोग तो है ना विचित्र के जीव हैं भाई। जो बेटर है उसको कैसे और खराब किया जा सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपका सलाह मैंने सुन लिया। हाँ, आइए। तो मैंने बोला बेटा कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट हो गया 2 पाई आर एन आई, 2 पाई आर एन आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि थीटा का मान 0 डिग्री है, इसकी बात भी मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया था कि आप देखो तार को तो आप कैसे लपेट रहे हो, तार को आप ऐसे लपेट रहे हो, एक लाइन में तार आगे जा रहा है। आप चूंकि यहां पर 2D फिगर बना रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि वायर एक दूसरे से जाकर क्रॉस हो रहा है। अदर वायर एक दूसरे से क्रॉस नहीं होगा। जैसे आप तार लो, आप तार लपेटना शुरू करो, देखो यहां पर वायर एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहा है। आप अगर फिंगर पर जरा गौर करोगे तो ये देखो, एक चूंकि हम थ्योरी बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, इसलिए तुमको एक्सप्लेन करने का इतना वक्त मिल रहा है, समझ रहे हो? नहीं तो थ्योरी ही लिखते रह जाते। यहां पर देखो, ये जो मैं वायर ऐसे लेकर के जा रहा हूं, देखो सेम डायरेक्शन में पूरा का पूरा वायर मूव कर रहा है। ये पूरा का पूरा वायर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। तुम कह सकते हो कि यहां पर जो करंट है स्ट्रेट लाइन में पार कर रहा है। केवल करंट को ऐसे मुड़ जाने से मतलब नहीं बनता है। अगर वायर कहीं एक दूसरे के साथ, जैसे तुम सीरीज और पैरेलल के बारे में क्या जानते हो बताओ? तो सीरीज और पैरेलल का पूरा फंडा ये होता है कि अगर करंट वहां से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो वो सीरीज है, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो पैरेलल है। अब अगर वायर को मैं ऐसे वायर सीधा लेकर के रखूंगा तब तो तुमको लगेगा कि यस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, लेकिन अगर उसी वायर को मैं थोड़े से अगर ऐसे ट्विस्ट कर दूं तो तुमको लगेगा, देखने में भले ऐसा लगेगा लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। थीटा का मान 0 डिग्री है। और अगर बाय द वे मैं यहां पर जिसको तुम बी डॉट डीएल यहां पर लिख रहे हो, इसको अगर हम ए डॉट बी में तोड़ दें तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ये जो तुम अभी यहां पर लिए थे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, अगर तुम यहां पर इसको ब्रेक कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। और थीटा का मान तुमको 0 डिग्री पुट करना है। मैं फिर बता दी कि थीटा का मान 0 डिग्री क्यों तुम्हारा हो रहा है। थीटा का मान 0 डिग्री इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइन जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में तुम मतलब बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में हो जा रहे हैं। जो तुम कट ले रहे हो वो कट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। और इसका मतलब हो गया कि अभी तो तुमको ये मिल गया कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल। और ये भी तुमको आज कोई न्यू नहीं मिला है, ये प्रीवियस क्लास में भी तुम्हारा यही मामला था कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर एन आई। अब यही ना तुम्हारा चल रहा था, एलएचएस तुम्हारा था ये। मतलब अब जरा गौर करोगे, बी का तो बी हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा यहां पर वापस में आ जाऊं तो ये जो तुम तोड़ लिए लाइन इंटीग्रल, अब यहां पर तुम देखो बी को तो तुम बाहर निकाल लो, अंदर में क्या रह गया? डीएल तुम्हारा रह गया, बी डीएल। और बी को तुम बी रखो और डीएल का मतलब हो गया 2 पाई आर। और आरएचएस में तुम्हारा क्या चल रहा था? देखो आरएचएस में तुम्हारा क्या चल रहा था, तो आरएचएस में तुम्हारा चल रहा था 2 पाई आर एन आई। अगर बच्चा तुम फिर से एक बार इस पूरे मामला को समझ लो तो अगर हम लोग यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज कर लें, अगर मैं इस पूरे फंडा को अगर मैं फिर से एक बार तुमको मैं बता दूं पूरे के पूरे मामला को, तो एक बार फाइनली तुम लोग यहां अच्छा से देख लेना क्या होता है। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। बोलो करंट कितना था? 2 पाई आर एन आई। इसको ब्रेक करो, क्या हो जाएगा? बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई। अब यहां पर cos 0 का मान 1 हो गया, बी को बाहर निकाल लो, अंदर में खाली डीएल रह गया, म्यू नॉट 2 पाई आर एन
आई। अब बोलो लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बी इज इक्वल टू क्या हुआ, तो म्यू नॉट एन आई। ए हो गया, लेकिन ए जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकला, ए मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई आर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ए जो तुम्हारा निकला वो यूनिट लेंथ का निकला। अब अगर तुम, हाँ सबसे पहला बात है कि सो बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये बहुत बड़ा बात है, इसको छोटा बात मत मानो, कि जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो रेडियस ऑफ सोलिनॉइड से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। बेटा ये चीज बनने के बाद तो समझ लो साइंस में क्रांति आ गई। इसका मतलब है कि अब बड़े बड़े डिवाइसेस छोटे छोटे आकार में बनने लगे। तुम्हें पता है पहले कंप्यूटर कितना बड़ा बना था, तुम लोग पढ़े होगे, कंप्यूटर का जब जन्म हुआ था तो जितना बड़ा रूम है उतना बड़ा बना था, और कैपेसिटी भी नहीं के बराबर, मेमोरी भी नहीं के बराबर। आज हर एक मोबाइल कंप्यूटर है, इवन कहो कि उससे भी ज्यादा एडवांस है। टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया, और कितना स्लिम ट्रिम मोबाइल, इतने बड़े इतने पतले होते हैं। ऐसा तब होने लगा जब टोरॉइडल सोलिनॉइड बहुत मात्रा में, अगर रेडियस से इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब है कि आज हम जो एक छोटा सा मेमोरी चिप, हम जो यूज मेमोरी कार्ड जो हम यूज करते हैं बेटा, 2 टीबी 5 टीबी और 10 टीबी का मेमोरी कार्ड अब इतने बड़े बड़े बनने लगे। अंदाजा लगा लो, 10 टीबी का मैं बात कर रहा हूं, मैं 10 जीबी का बात नहीं कर रहा हूं, टीबी का टेराबाइट का मैं बात कर रहा हूं। अब इतने बड़े बड़े, इतने जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बना वो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस से इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब अब ऐसा नहीं कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ज्यादा आकार वाला टोरॉइडल सोलिनॉइड की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं मामला है, टोरॉइडल सोलिनॉइड छोटा भी बनेगा तो भी उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट है। तो अब एक बात, तो हम ऐसे, तो मेरा आंसर यूनिट लेंथ पर यहीं आ गया, लेकिन अगर बाय द वे टोटल नंबर ऑफ लेंथ अगर एन है तो क्या हम कह सकते हैं कि एन इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्या, हाँ यूनिट लेंथ और पूरा का पूरा लेंथ पर करंट कितना था, तो 2 पाई आर इंटू आई, 2 पाई आर मतलब 2 पाई आर इंटू एन आई। अब अगर ए वैल्यू को यहां से एन का मान निकालो तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एन बाई 2 पाई आर क्या हो जाएगा, अगर स्मॉल एन का मान निकालेंगे तो 2 पाई आर बाई में आ जाएगा और ए भी बाई में आ जाएगा, और ए वाले वैल्यू को अगर हम लोग यहां पर पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई, इज मतलब पूरा एल लेंथ के लिए ले लो, इसको एल कहो, ये कुछ नहीं है, हाँ 2 पाई आर एल पूरा का पूरा नीचे में हो जाएगा। एल का मतलब हो गया कि तुम टोरॉइडल सोलिनॉइड कितना लंबा ले रहे हो, तो पूरा तुम्हारा हो गया 2 पाई आर एल, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया बेटा। और अगर इसी को तुम ए तुम्हारा ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर एल, तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया। मैं उम्मीद करूं बेटा कि समझ में आ गया है, एकदम इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूं बेटा कि समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे को मैं अलर्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में, या अगर आप लकी रहेंगे तो 5 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। देखिए इस बार ना एक बेटर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ गया, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता अगर प्रीवियस क्लास नहीं आता तो तय बात है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन में एक तो बायो सावर्त का जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो 2 एप्लीकेशन मैंने पढ़ाया, चाहे वो स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर हो, चाहे कॉइल हो, सर्कुलर लूप हो, ये दोनों का दोनों जरूर कीजिएगा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने का चांसेस रहेगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन को भी अगर आप लोग लक्की होंगे तो 5 मार्क्स से बना सकता है, नहीं तो 3 मार्क्स के लिए तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर मूविंग चार्ज है, तो बताइए वहां पर कितना फोर्स डेवलप होगा। तो बेटा मैंने यहां पर चार्ज को क्या करा दिया है, मूव करा दिया है। यहां पर चार्ज मूव कर रहा है, थीटा एंगल से चार्ज मूव कर रहा है, जिसका वेलोसिटी v है। और यहां पर लगने वाला, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर चार्ज मूव करेगा तो वहां पर फोर्स अपीयर होगा, और बाय द वे वहां पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो Fm है। एफ मतलब एफ है, एम का मतलब हो गया मैग्नेटिक, इसलिए एफ मैंने बोल दिया। और जो चार्ज मूव कर रहा है बाय द वे वो चार्ज क्यू है। तो यहां पर जो डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स 3 बात पर डिपेंड करेगा। मेरे साथ याद कर लीजिए, कितने बात पर डिपेंड करेगा,
तीन बात पर डिपेंड करेगा। कौन? मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स कहां से मिला? चार्ज अगर रिवॉल्व करेगा, चार्ज अगर गोल गोल घूमेगा तो वहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, और ये मैग्नेटिक फोर्स तीन बात पर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर डेवलप करेगा कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मूव कराया गया है उस मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या है। क्वेश्चन पूरा ठीक से समझिए। आपको चार्ज दे दिया गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में डेवलप कर दे रहा हूं, इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर चार्ज को लेकर के मैं चार्ज को वहां पर रिवॉल्व करा रहा हूं, चार्ज को वहां पर मैं मूव करा रहा हूं। अब अगर यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड के भीतर अगर चार्ज मूव करेगा तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स अपीयर होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड के भीतर चार्ज अगर मूव करेगा, गोल गोल चक्कर लगाएगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा, और यह जो मैग्नेटिक फोर्स है तीन बात पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला बात है कि इस मैग्नेटिक फोर्स को, सॉरी, चार्ज को हम किस मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करा रहे हैं। अगर भाई आप समझिए कि मान लेते हैं कि हम यहां पर कोई पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड, हाई पावर मैग्नेट लगा करके हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से डेवलप करा दे रहे हैं, और जिस मैग्नेटिक, जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रखा है उसके भीतर में मैं चार्ज को रिवॉल्व करा रहा हूं, तो यहां पर पक्का मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा बेटा। और यह मैग्नेटिक फोर्स तीन बात पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कितना है, दूसरा बात है कि जिस चार्ज को मैं मूव करा रहा हूं उसका अमाउंट कितना है, और तीसरा बात है कि उसका वेलोसिटी कितना है। और चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो तय बात है कि इस वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट वर्क करेगा। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मामला घुमाने का है, गोल गोल घुमाने का है, इसका मतलब यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी भी लग सकता है। कहने का मतलब है, आप सिंपल सा बात जानिए, अगर आप ऐसे फिंगर पर मापेंगे तो या तो तीन चीज, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब अगर थोड़े पुअर मतलब डल स्टूडेंट अगर आप हैं तो चार चीज मानिएगा, अगर थोड़े कमजोर स्टूडेंट हैं तो आप चार चीज मानिएगा। क्या क्या चीज? सबसे पहला बात, मैग्नेटिक फील्ड बी पर, पहला बी पर डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। दूसरा क्यू पर डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तीसरा भी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। और चौथा साइन थीटा पर डिपेंड करेगा। अगर आप भी और साइन थीटा को अलग अलग लिखना चाहते हैं तो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि भी और साइन थीटा को अलग अलग नहीं लिख करके एक साथ लिखिए, क्योंकि यहां पर जो चार्ज यहां पर जो ऐसे मूव कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है तो भी, और इस भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे भी साइन थीटा और एक होंगे भी कॉस थीटा, और यहां पर भी साइन थीटा वर्किंग है, इसलिए मैंने तीनों मिलाकर के यहां पर लिख दिया, दोनों मिलाकर के लिख दिया भी साइन थीटा। मतलब तीन बात पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर, चार्ज पर और भी साइन थीटा पर। तीनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो बी क्यू भी साइन थीटा, और हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, यहां पर के में टूटेगा। के को अगर यूनिट मान लिया जाए, तो आपका फाइनल फार्मूला आ रहा है एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा। और यहां से अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का मान चाहिए तो बाकी सब बाई में चला जाएगा, क्यू भी साइन थीटा बाई में चला जाएगा। मैंने क्या बोला बेटा कि यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स है किन किन बात पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड पर, दूसरा चार्ज पर, तीसरा वेलोसिटी पर और चौथा साइन थीटा कंपोनेंट पर। ये दोनों आप एक साथ लिखे तो ज्यादा बेहतर है। अगर इनको एक साथ मिला दिया जाए तो प्रोपोर्शनल बी क्यू भी साइन थीटा हर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में टूटता है, तो एफ एम इज इक्वल टू के बी क्यू भी साइन थीटा। अगर के को 1 मान लीजिए, अगर आप इस के को 1 मान लीजिए तो आपका फिर से दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूं, हर क्वेश्चन को मैं 2 बार 3 बार आप लोग को बता देता हूं, बी क्यू भी साइन थीटा। आप ऐसे तो फॉर्मूला यही आ गया, यहां से आपको जिसका मान निकालना है निकालिए, बी का निकालना है तो ये बटा में, क्यू का निकालना है तो बाकी बटा में, भी का निकालना है तो बाकी बटा में। अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि क्वेश्चन में देता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो बी का मान निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एफ एम बाई बी को हटा करके बाकी हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा। अब जरा गौर कीजिए, आपके पास फॉर्मूला यही है बी क्यू भी साइन थीटा। अगर आप यहां से क्यू को बाहर निकाल लें तो आपके पास हो गया भी बी साइन थीटा। और बेटा अब ये तो ठीक है, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कोई चीज ए बी साइन थीटा के फॉर्म में आ जाए तो हम इसको ए क्रॉस बी कहते हैं वेक्टर के फॉर्म में। मतलब इसी फोर्स में, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि जब हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यू तो यहां पर रहेगा और भी बी साइन थीटा को आप कह सकते हैं बी क्रॉस भी। तो बेटा आपका वेक्टर फॉर्म में ए फॉर्मूला हो गया जो हम लोग को यहां पर मिल रहा है।
यहां पर मिल रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B। और यहां पर डिफिनेशन निकालने का तरीका होता है कि जैसे अभी आपका फॉर्मूला क्या निकला है, अभी आपका फॉर्मूला निकला है, क्या फॉर्मूला आपका निकला है, तो Fm इज इक्वल टू निकला है Q V B साइन थीटा। अगर इसको भी 1 मान लिया जाए, इसको भी 1 मान लिया जाए और इसको भी 1 मान लिया जाए, 1 मानने का यहां पर दो तरीका है, या तो साइन थीटा को मैक्सिमम मान लीजिए तो साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, या तो थीटा का मान 90 डिग्री ले लीजिए तो बेहतर होगा 90 डिग्री लेना, क्योंकि 90 डिग्री लेने का मतलब हो गया कि जो चार्ज वहां पर मूव कर रहा है उस चार्ज का जो पोजीशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब परपेंडिकुलर है। मैंने क्या बोला आप समझिए कि मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और कोई चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मान लेते हैं यहां से ऐसे, तो किसी समय इसका डायरेक्शन ऐसा है, किसी समय ऐसा है, किसी समय ऐसा है, किसी समय ऐसा, लेकिन किसी समय ऐसा है। जिस समय यहां पर ऐसा होगा उस समय ये मैक्सिमम वैल्यू, उस समय मैक्सिमम फोर्स यहां पर डेवलप करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये फोर्स है इनके बीच का, या बाय द वे आप यहां फोर्स नहीं कहिए, यहां वेलोसिटी कहिए, तो वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा उस समय साइन थीटा सबसे मैक्सिमम बिहेव करेगा और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। या तो आप साइन 90 ले लीजिए तब भी 1 हो जाएगा, या तो आप साइन का मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए तब भी 1 हो जाएगा। मतलब आप बिल्कुल एक सुपर, आप यहां पर एमसीक्यू भी साथ साथ क्लियर करते जाइए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज का वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर बिहेव करता है, दोनों का पोजीशन अगर परपेंडिकुलर होता है, उस समय जो फोर्स वहां पर डेवलप होगा वो फोर्स मैक्सिमम फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि वहां पर साइन थीटा का मान 1 हो जाता है। तो बच्चा इस बात को भी समझ सकते हैं। तो अगर बाय द वे हम थीटा का मान 90 डिग्री ले ले तो ए भी 1 हो गया, ए भी 1 हो गया और साइन 90 भी 1 हो गया। इसका मतलब यहां पर एफएम और बी दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार का फोर्स है। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार का फोर्स है। कैसा फोर्स है, जहां पर चार्ज यूनिट हो, वेलोसिटी यूनिट हो, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो, तो वहां पर जितना फोर्स डेवलप होगा उसी फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और बच्चा इसी को मैंने यहां पर लैंग्वेज दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट में बी डिफाइंड। आप किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो एज द मैग्नेटिक फोर्स, आप उस मैग्नेटिक फोर्स से इसको डिफाइन कर सकते हो एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज। जो कैसे एक्सपीरियंस हो, कैसे उत्पन्न हो, तो यूनिट चार्ज से उत्पन्न हो मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी। और इसका वेलोसिटी भी कैसा हो बेटा, तो यूनिट वेलोसिटी हो एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये मूव करते समय इसका वेलोसिटी कहां पर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो। तो एज ए डायरेक्शन ऑफ ए, और हमने आपको बता दिया अभी कि अगर हमको वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। बेटा आप लोग का थोड़ा सा मैं मैसेज देख लूं, कुछ है क्या। द डायरेक्शन ऑफ गिवन बाय फ्लेमिंग, यस बिल्कुल सही बात है, राइट हैंड रूल है। सर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है ना, हाँ ज्यादा चांस है। मैंने तो बोला कि अगर आप लक्की हैं तो इसके सारे जो कंडीशन वगैरह मिला करके, जैसे भी आप ऐसा यहाँ पर मत सोचिए यहाँ पर खत्म हो गया, अभी इसके सारे बहुत सारे स्पेशल केसेज हैं तो सारे मिला करके आप लॉन्ग बन सकता है, अदरवाइज ये नॉर्मली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ स्पेशल केसेज है। अगर बाय द वे बॉडी का वेलोसिटी, फिर से आप फार्मूला एकदम बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि एफएम इज इक्वल टू आपका फार्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर साइन थीटा के बदले आप 1 पुट कर लेंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा एफएम इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये नॉर्मली आप इस फार्मूला को दिमाग में रखिए। अब यहां से कुछ स्पेशल केसेज बनता है कि इफ v इज इक्वल टू 0, v 0 का मतलब क्या हो गया, v 0 का मतलब हो गया कि चार्ज आपका स्टेशनरी है। भी 0 का मतलब हो गया कि चार्ज आपका स्टेशनरी है। कैसा चार्ज है, स्थिर आवेश है। जो आवेश स्थिर रहेगा उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो उस समय फोर्स कितना डेवलप होगा, तो बेटा अगर भी के बदले आप 0 पुट कर दीजिएगा, भी का अमाउंट अगर आप 0 पुट कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज स्थिर है तो फिर वहां पर मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होने वाला नहीं है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स कब डेवलप होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा है तो।
स्टेशनरी चार्ज में स्टेशनरी क्या लिखा या मैंने लिख दिया कि द स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डजंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई स्टेशनरी चार्ज, कोई मैग्नेटिक फोर्स डेवलप करने वाला नहीं है। पहला बात तो आपको यह समझना चाहिए। दूसरा बात है कि थीटा का मान अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो वहां पर भी कोई फोर्स नहीं डेवलप होने वाला है, क्योंकि साइन थीटा 0 भी 0 होता है और साइन 180 0 होता है। आप जानते हैं ना कि इस एंगल पर इस एक्सिस पर साइन का मान कितना होता है, 0 होता है। मतलब यहां 0 डिग्री हो जाएगा, यहां पर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर पूरा साइन थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है। वर्टिकल एक्सिस पर कॉस थीटा का मान 0 होता है। बच्चे ये सब याद करने का सिंपल तरीका है। इन्हीं बात में मैं ना जाने कितने ट्रिक्स आपको बता देता हूं। बच्चे रटते हैं साइन 0 0 फिर साइन 180 0, ऐसा क्यों रटेंगे भाई? सिंपल बात जानेंगे कि अच्छा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो यहां साइन 0 होगा, ये वर्टिकल एक्सिस है तो मतलब वाई को वर्टिकल एक्सिस कहेंगे, तो यहां पर कॉस 0 होगा। तो कम से कम 4 वैल्यू तो हम लोग को ऐसे याद हो गया है ना। तो यहां पर भी कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा। अगर और आगे केस पर चला जाए तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा तो यहां पर सबसे मैक्सिमम फोर्स डेवलप होगा। मैं शुरू में ही बोल दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी अगर यहां पर आ रहा है, इस कंडीशंस में दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब यहां पर साइन 90 हो जाएगा 1, ये 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो साइन कंपोनेंट के मैक्सिमम वैल्यू से जो मान हमको मिलेगा वो मैक्सिमम फोर्स कहलाएगा। मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स कहां पर डेवलप होगा? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स जब थीटा 90 डिग्री पर होगा तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स डेवलप होगा। द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब यह मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव करेगा उस समय जो फोर्स वहां पर एक्सपीरियंस होगा, उस समय वहां पर जो फोर्स अपीयर होगा वो फोर्स सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम फोर्स कहलाएगा। अब आ जाइए, थीटा का मान अगर 270 डिग्री है तो बेटा बहुत सिंपल है कि अगर यहां पर अगर बाय द वे आप एक्सिस पर डाल लो, यहां पर अगर 1 होता है, अगर साइन 90 तो नो डाउट यहां पर -1 होगा। अरे आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो यहां पर y और y डैश लिखते हो ना, यहां पर प्लस और माइनस लिखते हो ना, तो यहां पर -1 हो जाएगा। तो यहां पर 270 डिग्री बनता है तो 270 -1 हो जाएगा, यहां पर निगेटिव। मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर -q भी हो जाएगा। और बच्चा वो जो बेटा बता रही थी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, तो राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड रूल से इसको मेजर किया। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बच्चा ये भी हम लोग को ध्यान देने का जरूर है। और केस 5 में आ जाओ। If velocity v is perpendicular to the magnetic field, the magnetic force is perpendicular to both। अगर जिस समय वो perpendicular होता है उस समय तीनों का तीनों मतलब सब के सब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाते हैं। और बॉडी अगर गोल गोल घूमेगा तो नो डाउट यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv²/r। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा बेटा गोल गोल घूमेगा ही नहीं। और एक फोर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा मैक्सिमम फोर्स QVB। अगर दोनों को बराबर यहां से कर दें तो चाहेंगे तो हम लोग पाथ का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा mv/q। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर कोई बॉडी ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बच्चा आप लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो कि जो सेंटर की ओर फोर्स लगे, एक सर्कमफेरेंस की ओर फोर्स लगता है, एक को सेंट्रीपिटल फोर्स, एक को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। और आप F इज इक्वल टू QVB ये भी पढ़े हो, चूंकि दोनों फोर्स है तो दोनों को बराबर कर लो। mv²/r इज इक्वल टू QVB हो जाएगा। ए वो वेलोसिटी यहां पर कट जाएगा। अगर आपको रेडियस चाहिए तो r यहां ले जाइए, QB यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा mv/QB इज इक्वल टू r। तो हम चाहेंगे तो जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है उस पाथ का रेडियस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला हम लोग को रेडियस का मिल गया। अब अगर मैं थोड़ा सा फास्ट, अच्छा खासा समय हो गया है तो मैं थोड़े से फास्ट अगर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को डिफाइन कर दूं, अभी जो फॉर्मूला हम लोग को निकला वो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है। लेकिन लॉरेंज फोर्स में एक बात और यहां पर क्या कहा गया कि भाई लॉरेंज फोर्स केवल मैग्नेटिक फोर्स नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। जैसे बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आप अगर वेरी फर्स्ट बचपन से अगर आप पढ़ते आए हो कि किसी कंडक्टर से हम करंट को फ्लो कराएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। क्यों? सही बात है ना। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहां पर, मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रोड्यूस होता होगा। हाँ, इसका अमाउंट कम होता है
मैग्नेटिक फोर्स के रेस्पेक्ट में इसका अमाउंट कम होता है तो नॉन कंसिडरेबल है, हम लोग कंसीडर अभी तक नहीं करते आ रहे थे। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का मामला है तो कंसीडर करना पड़ेगा कि ना केवल मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है बल्कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी डेवलप होता है। और लॉरेंस साहब ने कहा कि भैया यहाँ पर अगर आप जो डेवलप होने वाले टोटल फोर्स है उसको अगर आप मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स नाम देना चाहिएगा तो चाहे वो कम हो या ज्यादा हो मैं तो कंसीडर करूंगा। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स होता है इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सीधे मैग्नेटिक फोर्स को केवल लॉरेंज फोर्स नहीं कह सकता हूं बल्कि इस लॉरेंज फोर्स को कहने के लिए हमको दोनों को सम कर देना होगा। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई होता है। और अभी मैग्नेटिक फोर्स का मान तो सीधे सीधे हम लोग पूरा का पूरा, मैंने क्या बताया कि ये जो फोर्स होता है वो दोनों लिया आएगा, ई भी लिया आएगा और एम भी लिया आएगा। और इसका मान तो आप जानते हैं क्यू ई होता है और इसका मान तो अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। और बेटा अगर आप क्यू देखिए दोनों जगह अगर आप कॉमन ले लीजिए तो नो डाउट यहां पर बच गया E प्लस भी क्रॉस बी। और ये जो पूरा का पूरा ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो बेटा यहां पर आकर के पूरा का पूरा जो आज का क्लास है बेटा कोई है? सर क्यू भी बी में निगेटिव साइन क्यों नहीं दिए हैं? नहीं दे सकते हैं बेटा, दे सकते हैं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड केवल पढ़ रहे हैं। निगेटिव साइन दिया हुआ है आप देख लीजिए, माइनस क्यू भी बी है, 270 का मान -1 हो गया तो यहां पर माइनस क्यू भी बी है बेटा, आप देख लीजिए माइनस दिया हुआ है। उसको बोलो कि 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूं बात करता हूं। यहां पर माइनस साइन दिया हुआ है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ है, लेकिन चाहेंगे तो नहीं भी ले सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है। तो अगर यहां पर कोई छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, इसलिए मैंने माइनस साइन यहां पर दे दिया। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अब लंबा आपने क्लास करा तो तय बात है कि इतना लंबा क्लास करने में आपको मजा तो आ ही गया होगा, क्योंकि नो डाउट ये सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम से पूरे कैलकुलेशन वाइज, थ्योरी वाइज जितना भी था मैंने काफी डिटेल आप लोग को कराया। तो बहुत अच्छा। अब मेरे से कंसर्न के लिए ये हमारा सोशल लिंक आप मैं पर डे आप लोग को बता देता हूं कि हमारा सोशल लिंक है। तो चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने क्लास करा और थैंक यू। इस पूरे चैप्टर का आप जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को आप अच्छा से करो, और इससे बाहर शायद एग्जामिनेशन में नहीं आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं। तो इसका तुम लोग पूरा फायदा उठाओ, और जितने भी क्वेश्चन हैं अगर तुम्हारी तैयारी हो गई तो उसको तुम लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अब लंबा आपने क्लास करा तो तय बात है कि इतना लंबा क्लास करने में आपको मजा तो आ ही गया होगा, क्योंकि नो डाउट ये सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम से पूरे कैलकुलेशन वाइज, थ्योरी वाइज जितना भी था मैंने काफी डिटेल आप लोग को कराया। तो बहुत अच्छा। अब मेरे से कंसर्न के लिए ये हमारा सोशल लिंक आप मैं पर डे आप लोग को बता देता हूं कि हमारा सोशल लिंक है। तो चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने क्लास करा और थैंक यू। इस पूरे चैप्टर का आप जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को आप अच्छा से करो, और इससे बाहर शायद एग्जामिनेशन में नहीं आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं। तो इसका तुम लोग पूरा फायदा उठाओ, और जितने भी क्वेश्चन हैं अगर तुम्हारी तैयारी हो गई तो उसको तुम लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय।